आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च के बारे में। तो देखिए, आपको पता है कि जो रिसर्च होती है उसकी विशेषताएं क्या है। एक अच्छी जो रिसर्च है, एक गुड रिसर्च है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, सब कुछ इसमें जानेंगे। सबसे पहले पॉइंट आता है सिस्टमेटिक का। रिसर्च शुड बी सिस्टमेटिक। दिस मीन्स दैट एवरी रिसर्च शुड बी फॉलो ए सर्टेन सेट ऑफ प्रोसीजर। द रिसर्चर हैज़ टू चूज द प्रोसीजर ऑन द बेसिस ऑफ देयर सुटेबिलिटी टू रिसर्च। अब देखिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए। सिस्टमेटिक क्या है कि जैसे होता है ना रिसर्च में, सबसे पहले क्या है, आपके पास प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, फिर अब आप उसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर आपको डाटा इकट्ठा करना होता है। तो ऐसे सिस्टमेटिक वे से चलना है ना। मान लीजिए पहले आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं, उसके बाद डाटा इकट्ठा करते हैं। वो सिस्टमेटिक वे से कैसे हुआ? जैसे आप एक कहानी पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या है, आप बेसिक से पढ़ते हैं ना एंड तक। तो वैसे ही जब आप रिसर्च करेंगे वो सिस्टमेटिक वे से करनी होती है कि सबसे पहले आपको टॉपिक का चूज़ करना है कि किसके ऊपर आप रिसर्च करेंगे, फिर आप उसके ऊपर डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर आप देखेंगे आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी सिस्टमेटिक वे से आती है। जो रिसर्चर होगा वो देखिए सिस्टमेटिक वे से चलेगा। सो देयर शुड बी एक्सिक्यूटेड स्टेप बाय स्टेप फॉर conducting research. The researcher should first choose a topic, then carry literature review. अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो रिसर्चर है वो स्टेप बाय स्टेप चलेगा। सबसे पहले क्या करेगा रिसर्चर, वो सबसे पहले टॉपिक को चूज करेगा। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए, है ना। वैसे पता होना चाहिए ना। यानी कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो किस टॉपिक के ऊपर है। देखिए, पहले टॉपिक को चूज़ करेंगे, उसके बाद देन कैरी आउट लिटरेचर रिव्यू। फिर देखेंगे लिटरेचर रिव्यू है कैसा, यानी कि जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं उसका रिव्यू कैसा है। उसके बाद फॉर्मुलेट रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन। अब देखिए, जिसके बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि अब आप रिसर्च करना चाहते हैं वो क्यों करना चाहते हैं, आपके मन में क्या क्वेश्चंस है जिसको आप ढूंढना चाहते हैं रिसर्च में। उसके बाद हाइपोथेसिस होता है कि जो आपके दिमाग के अंदर जो बातें चलती हैं, है ना। आप सोचते हैं कि मैं एक रिसर्च करूँगा, मैं इसको इस लेवल तक लेके जाऊँगा, जो किसी राइटर ने नहीं किया वो मैं करके दिखाऊंगा। तो वो है हाइपोथेसिस, यानी कि आपके दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं, उसके बाद जो आपके दिमाग में क्वेश्चन है आप उसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आप किसी ऑब्जेक्टिव को लेके क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, टॉपिक, फिर आएगा उसका लिटरेचर रिव्यू, है ना। तो उसके बाद आएगा ऑब्जेक्टिव्स, फिर आएंगे क्वेश्चन, फिर आएगा हाइपोथेसिस। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। दी शुड बी फॉलो बाय सैम्पलिंग। अब देखिए, सैम्पलिंग, फिर आता है कलेक्शन डाटा, एनालिसिस डाटा, टेस्टिंग हाइपोथेसिस, ड्राइंग जनरलाइजेशन एंड राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, सैम्पलिंग लेते हैं। सैम्पलिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपने रिसर्च जो है वो स्टार्ट कर ली, है ना। तो रिसर्च स्टार्ट करनी है, उससे पहले क्या है, सैंपल लेंगे। सैंपल क्या है, मान लीजिए आप कहते हैं कि इंडिया की जो आबादी है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ है। लेकिन आपको ये देखना है कि इनमें से पढ़े लिखे कितने हैं इंडिया में, या यूथ कितने हैं। मैं कहता हूँ कि 60 करोड़ यूथ हैं, है ना। तो आपने 60 करोड़ यूथ का क्या है, सैंपल उठाया, यानी कि आपके पास क्या है, आपके पास पूरा कलेक्शन है, आपके पास 130 करोड़ की पॉपुलेशन का। लेकिन आपने पूरी जो पॉपुलेशन उसको नहीं लिया, आपने क्या किया, उसमें से सैंपल लिया, है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई नोट्स लेते हैं तो सबसे पहले आप सैंपल चेक करते हैं ना। जैसे किसी मूवी का ट्रेलर, मूवी आती है, उसका पहले सबसे पहले आपको ट्रेलर दिखाया जाता है, वो होता है सैंपल। तो ऐसे ही जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं कि रिसर्च करने से पहले आप एक सैंपल टेस्ट करते हैं कि इसको देखा जाए, है ना। जैसे पॉपुलेशन है उसमें से आप देखते हैं 60 करोड़ की आबादी है यूथ की। तो आप यूथ का सैंपल उठाएंगे, देखेंगे यूथ में क्या क्या कमियां हैं, उनको क्या चीज़ें मिलनी चाहिए कि ताकि यूथ आगे बढ़ सके। तो आपने 130 करोड़ की बजाय क्या किया, 60 करोड़ का सैंपल लिया, 60 करोड़ यूथ का। तो आप वो लेके चले। उसके बाद देखिए, आपने डाटा इकट्ठा किया, फिर आपने देखा कि 60 करोड़ यूथ तो है हमारे इंडिया में, लेकिन डाटा इकट्ठा किया, फिर आपने देखा उसमें से पढ़े लिखे कितने हैं, अनपढ़ कितने हैं, कितने अपना बिजनेस करते हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब करते हैं, कितने पढ़ते हैं, है ना, कितने बेरोजगार हैं, कितने काम, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं उसमें, डाटा इकट्ठा करते हैं। फिर देखिए,
एनालिसिंग डाटा, जो आपने डाटा इकट्ठा किया जिस सोर्स से, फिर आपको उसको एनालाइज करते हैं अच्छी तरह से कि ताकि वो सही है कि नहीं, क्या उसमें कुछ गलती तो नहीं है। क्योंकि देखिए अगर आप गूगल से सब कुछ सर्च करेंगे तो आप अपनी रिसर्च नहीं कर सकते, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, किताबों की हेल्प ले सकते हैं। तो आपको क्या है कि जगह जगह घूमना होगा, है ना, जो गवर्नमेंट की जो साइट्स होती है उसको देखना होगा। तो उसके ज़रिए क्या करेंगे, आप रिसर्च कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद जो हाइपोथेसिस टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग हाइपोथेसिस मतलब कि जो आपके दिमाग में जो आपने हाइपोथेसिस बना रखे हैं, जो कल्पना जिसे कहते हैं, परिकल्पना कहते हैं, है ना, जो आपने चीज़ें सोच रखी हैं, एक्चुअली वो चीज़ें है नहीं वैसी, लेकिन आपने सोच रखा है। तो आप उसे टेस्ट करेंगे कि जो जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं क्या वो सही है। मान लीजिए आप सोचते हैं कि प्राइवेट जॉब जो है वो सबसे बढ़िया है क्योंकि इसमें इसमें इनकम ज़्यादा है, गवर्नमेंट जॉब बढ़िया नहीं है ना। लेकिन जब आपने सर्वे किया, आपने अपना हाइपोथेसिस टेस्ट किया, तो आपको पता चला कि गवर्नमेंट बढ़िया है, प्राइवेट नहीं, है ना। तो कुछ भी हो सकता है दोनों में, तो आपने उसे टेस्ट किया। तो ड्राइंग जनरलाइजेशन, यानी कि जनरलाइजेशन क्या है, देखिए कि आपने फिर जनरलाइज किया, आपने ये देखा कि हाँ वाकई ये चीज़ जो आपने की है वो वाकई ही है, जनरलाइज हो सकती है। उसके बाद क्या है, फिर आपने अपनी रिसर्च की रिपोर्ट बनाई, यानी कि आपने जो रिसर्च की है उसकी रिपोर्ट बनाई कि आपने पहले सैंपल टेस्ट किया, आपने ये आपका टॉपिक है, फिर आपने देखा कि 60 करोड़ जो आबादी है हमारे इंडिया में यूथ की, उसके बाद देखिए उसमें कितने पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, बेरोज़गार हैं, रोज़गार हैं, अपना काम करते हैं, पढ़ाते हैं, जो जो कुछ भी है। फिर आपने वो उसमें पूरी रिपोर्ट तैयार कर दी कि ये चीज़ है। तो वो होता है सिस्टमेटिक वे से। तो इससे क्या है, आप किसी कंक्लूजन पे निकल पाएंगे। नेक्स्ट है एम्पेरिकल। एम्पेरिकल को देखिए हिंदी में कहते हैं जैसे अनुभव, है ना। तो अनुभव कहते हैं इसे कि जो आपके पास एक्सपीरियंस्ड हो। अब देखिए ऑक्स अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द टर्म एम्पेरिकल मीन्स based on concerned with or verifiable by observation or experience rather than theory और pure logic। अब देखें यहाँ पे क्या है कि इसका मीनिंग क्या है कि ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये वेरीफाइबल होनी चाहिए, है ना। यानी कि जो आपने चीज़ की है वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर होनी चाहिए, उसमें पूरा देखिए एक्सपीरियंस के ऊपर होना चाहिए वो, और वो पूरा वेरीफाई होना चाहिए। वेरीफाई मतलब कि जो आपने चीज़ की है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। सो रिसर्च शुड बी एम्पिरिकल, इन अदर वर्ड्स इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑन और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। साइंटिफिक मेथड शुड बी यूज्ड वाइल कंडक्टिंग रिसर्च। अब देखिए रिसर्च में सबसे पहले क्या साइंटिफिक मेथड यूज होने चाहिए। साइंटिफिक मेथड मतलब आपने ऐसा नहीं कि अपनी तरफ से कुछ भी मेथड लगाया तो रिसर्च कर ली। साइंटिफिक मेथड आपको यूज़ करने हैं, जैसे आपको ऊपर बताया ना कि पहले आप टॉपिक देखिए, फिर डाटा को एनालाइज कीजिए, टेस्ट करिए, है ना। ये सारी चीज़ें क्या साइंटिफिक मेथड है। तो इसको आपको देखना चाहिए, है ना, साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि हाँ ये चीज़ मैंने की है, वाकई ये चीज़ सभी करते हैं, यही चीज़ होती है। तो इसमें क्या है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आपके आते हैं, तो ऑब्जर्वेशन भी होती है, आपको ऑब्जर्व करना होता है पूरा कि हाँ वो चीज़ है वही है। मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में पता है वो सही है कि गलत है, आप कैसे करेंगे, जब तक आप उस जगह पे जाएंगे नहीं तब तक आप उसको कैसे कहेंगे कि वो सही है कि नहीं, है ना। तो इससे क्या है, ये बेस किस पे है, ये ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, आपको खुद से यहाँ पे देखना होगा। सो फ्रेंड्स उसके बाद हम देखिए यहाँ पे करते हैं कि ये तो हो गया एम्पिरिकल, यानी कि जो भी इसमें आप रिसर्च करते हैं उसमें क्या है, ये जो आपकी सारी रिसर्च होती है वो एम्पिरिकल होती है, वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है पूरी तरह से। इसमें रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी आ जाते हैं, ऑब्जर्वेशन भी आ जाता है, सब कुछ इसमें आ जाता है। सिंपल सी बात करूँ, यहाँ पे आपको श्योरिटी होनी चाहिए इसके अंदर, है ना, जो आपने किया है। सो नेक्स्ट है क्रिटिकल। अब देखिए क्रिटिकल क्या है, देयर शुड बी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द मेथड एंड प्रोसीजर यूज्ड so that research should be free from any errors, it should be able to resist critical scrutiny। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्रिटिकल, यानी कि देखिए जब भी आपने डाटा इकट्ठा किया, जब भी आपने रिसर्च की, तो उसमें क्या है, आपने उसे रिसर्च उसमें आपने क्या है कि उसे आपने क्रिटिकल रूप से क्या है आपने एनालाइज करके देखा। अब देखिए जो आपकी रिसर्च है वो क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि मान लीजिए जो आपने रिसर्च की है उसमें कुछ एरर तो नहीं है, वो फ्री फ्रॉम एरर है ना उसके अंदर, वो उसमें कुछ एरर तो नहीं है। सो ये होनी चाहिए इसके अंदर ना। तो आपको मान लीजिए आपने देखा
कि जो आपने रिसर्च कर ली कि क्या उसके बीच में कोई जो आपने मेथड अपनाए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या उसके बीच में क्या है, कुछ एरर तो नहीं है। ये सारी चीज़ इसमें देखी जाती है। सो ऑब्जेक्टिविटी, देखिए इट इम्प्लाइज इम्पार्शलिटी और एब्सेंस ऑफ बायस। बायस होता है भेदभाव। अब देखिए जो ऑब्जेक्टिविटी क्या कहती है रिसर्च की, कि जो भी एक अच्छी रिसर्च होती है, जो भी गुड रिसर्च होती है, उसमें इम्पार्शलिटी नहीं होती, उसमें क्या है, भेदभाव नहीं होता है ना, वो अनबायस्ड होती है। रिसर्च शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल वैल्यू एंड बिलीफ द रिसर्चर। अब देखिए जो रिसर्च होती है वो उसमें पर्सनल वैल्यू नहीं आती, ना ही रिसर्चर के उसमें क्या है, बिलीफ्स आते हैं। अब देखिए रिसर्चर कहते हैं कि मेरा मानना ये है कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, है ना, तो उसका हिसाब वो नहीं चलेगा। दूसरी बात क्या है, उसमें ये उसकी पर्सनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो वो सोचता है कि हाँ मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, बुक्स में तो गलत लिखा है, लेकिन वैसा भी नहीं चलेगा। अब देखिए जो आपको मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, है ना, अगर आपको कहूँ कि नहीं ये सब कुछ गलत है, जो मैं अपनी तरीके से पढ़ाऊँगा वही एग्ज़ाम में आएगा, वही सही है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए जो लिखा हुआ है, जो एक्चुअली तौर पे होता है, वो ही आपको मैं पढ़ाता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए आपको मैं रिसर्च करवाता हूँ, मैं आपको कहीं नहीं, रिसर्च के टॉपिक में ना टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड को ही रिसर्च कहते हैं, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो ये सरासर गलत है ना। तो जो चीज़ जिसके ऊपर है वो वैसी ही होनी चाहिए। सो इसमें क्या है, पर्सनल वैल्यू नहीं होती, बिलीव्स नहीं होते इसमें रिसर्चर के, जो कुछ भी चीज़ है वो सिस्टमेटिक वे से होती है। इट शुड बी द एम ऑफ द रिसर्चर दैट दे रिमेन इम्पार्शियल while interpreting result of the research and do not misinterpret result to verify their own personal beliefs। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो रिसर्चर है ना, जो रिसर्चर का यहाँ पे एम क्या है कि जो भी वो रिसर्च करे वो इम्पार्शल होनी चाहिए, है ना, जो भी इसका रिजल्ट निकले वो इम्पार्शल होना चाहिए, उसमें इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि जो भी रिजल्ट है उसमें कुछ खराबी नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा ही इम्पार्शल होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ तो उसे देखना चाहिए कि जो अपनी तरफ से उसने चीज़ लिखी है, उसके अपने बिलीव्स लिखे हैं, कि क्या वो बिलीव्स हैं वो उसके अंदर ज़्यादा तो नहीं आ गए, है ना। मान लीजिए उसने सब कुछ रिसर्च की अपनी तरफ से, सारा कुछ लिख दिया अपनी तरफ से, तो उसमें रियल कुछ है नहीं है, तो रिसर्च जो है वो गलत हो जाएगी। इसलिए ऑब्जेक्टिविटी में क्या है कि जो आपके रिसर्च है वो हमेशा अनबायस्ड होनी चाहिए, आपके बिलीव्स कम होने चाहिए, हमेशा ही साइंटिफिक मेथड के ऊपर वो होने चाहिए, जो सबसे सही हो, सबसे सटीक हो। नेक्स्ट देखिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स शुड बी फ्री फ्रॉम एरर। अब देखिए इसमें क्या है, कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए। इट डिपेंड्स ऑन वेदर द रिसर्च टूल हैव बीन सिलेक्टेड केयरफुली और नॉट। अब देखिए इसमें एरर नहीं होनी चाहिए, इनकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक तो होने नहीं चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो चीज़ है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो भी कुछ लिख दिया वाकई ही वो सही है ही नहीं है कुछ भी, है ना, तो आपने जो भी लिखा वो गलत हो गया। मान लीजिए आपने रिसर्च के बारे में लिखा तो वो बहुत गलत हो गया है ना, ऐसे करके, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी देखनी चाहिए, एरर कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आपने टूल्स सेलेक्ट किए हैं वो केयरफुल देखने हैं वो सही है कि नहीं। टूल्स का मतलब क्या है कि जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, आप मान लीजिए सैंपल चूज़ करते हैं रिसर्च में से, वो सही है कि नहीं। उसके बाद फिर आप देखिए जहाँ पे जा रहे हैं कि क्या वो चीज़ वहाँ पे मिलती है कि नहीं, है ना। अगर आपको मान लीजिए अनपढ़ बेरोज़गार लोगों को देखना है, तो आप मान लीजिए फॉरेन कंट्री निकल जाए, मैं ऐसा नहीं कहता वहाँ पे भी ऐसे हैं। मान लीजिए आप किसी पढ़ी लिखी स्टेट में चले जाएं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा हैं, है ना, तो वो आपकी चीज़ें गलत हो जाएंगी। यानी कि जब आपको देखना होगा कि यहाँ पे अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, तो आपको उस जगह पे जाना चाहिए। बेरोज़गारी जहाँ पे ज़्यादा है, आपको उस जगह पे जाना चाहिए, है ना। जहाँ पे लाइफस्टाइल अच्छा है आप वहाँ पे चले जाएंगे, तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि जो आपने सोचा है वो आप सही लिख पाएंगे ना। अटेंशन शुड बी पेड एट एवरी स्टेप टू बी अवॉइड एरर। अब देखिए हर जगह पे क्या है, आपको अटेंशन देना पड़ेगा अपना। अटेंशन मतलब कि आपका पूरा अटेंड करना पड़ेगा कि केयरफुली तरीके से। मान लीजिए आप किसी जगह पे रिसर्च करने जा रहे हैं कि क्या वो सही है बिल्कुल वहाँ पे, तो आपको वो वैसा देखना चाहिए, उसमें कुछ भी एरर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि जब तक आप कोई चीज़ खुद से नहीं करते, किसी के ऊपर विश्वास मत करिए। जब आप रिसर्च करते हैं तो ऐसा नहीं कि आप किसी जगह पर गए, आपको किसी ने बताया कि हाँ चीज़ ऐसी है, तो आपने वो सीख लिया, हाँ वो ऐसे ही है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक आप खुद नहीं अटेंशन होके उसके करेंगे, तब तक उसमें जो एरर है
वो नहीं हटेंगे, इसलिए एरर को हटाना चाहिए। ए नॉन एक्यूरेट रिसर्च विल यील्ड ओनली स्पीरियस रिजल्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए है ना जो रिसर्च में, तो उससे ही क्या है रिसर्च जो है अच्छी बनेगी, उसके रिजल्ट जो है बढ़िया आएंगे। सो देखिए नेक्स्ट है जनरबिलिटी। जनरबिलिटी क्या है? जनरबिलिटी ऑफ एवरी रिसर्च देयर इज ए पॉपुलेशन ऑन विच रिसर्च कैन बी कंडक्टेड। अब देखिए इसमें क्या है, जनरबिलिटी में हर एक स्टेप में क्या है, हर एक रिसर्च में क्या है, आपका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जो आपकी पूरी रिसर्च होती है, ये वो पॉपुलेशन नहीं है कि जैसे हम कहते हैं कि हाँ ये आबादी वाली पॉपुलेशन है, वैसे नहीं है। ये पॉपुलेशन क्या है कि जो आपका पूरा रिसर्च होता है ना, जो पूरा रिसर्च का डाटा होता है, उसे यहाँ पे पॉपुलेशन कहा जाता है ना। तो फॉर एग्जांपल कंसीडर दैट ए रिसर्च इज कंडक्टेड on the use of online education channels among college students. For this population will be college student, but it will not be feasible for researcher to collect data from each and every college student. अब देखें यहाँ पे क्या है, एग्जांपल लेते हैं कि यूट्यूब चैनल्स की जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं, है ना, यानी कि देखिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है, तो ऑनलाइन एजुकेशन चैनल है जो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए है। अब देखिए अगर आप देखेंगे कि ये जो सारी चीज़ें चलती हैं, है ना, ये जो सारा पॉपुलेशंस है, ये सारा जो आपके पास डाटा है, ये कॉलेज स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं कि जो देखिए रिसर्चर जो है सिर्फ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से ही कलेक्ट कर पाएगा कि हाँ ये जो कॉलेज स्टूडेंट है वो सारे ऑनलाइन ही एजुकेशन करते हैं, वही सबके लिए बढ़िया है। ये उसके क्या है, ये उसके लिए फिजिबल नहीं है, यानी कि ये उसके लिए क्या है कि ये उसके लिए इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर सिर्फ देखिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल को देख के ही वो ये देख ले कि हाँ ये चीज़ सही है, सभी ऑनलाइन एजुकेशन को ही प्रेफर करते हैं, वही सबसे बढ़िया है, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, है ना, ऐसा बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। सो दे कैन चूज ए सैम्पल विच विल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। अगर ओनली यूट्यूब चैनल्स को देख के ही हम ये नहीं कह सकते कि ये उनके लिए बनाए गए हैं, हाँ ये सबके लिए बेनिफिट है, ऐसा ही होना चाहिए, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ऑफलाइन एजुकेशन भी होती है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को वो भी अच्छी लगती है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे आप सैम्पल एक चूज़ कर सकते हैं कि ताकि वो इसे रिप्रेजेंट करे। सो उसके बाद देखिए लॉजिकल, गुड रिसर्च इज अ लॉजिकल, इन अदर वर्ड्स इट इज गवर्न्ड बाय रूल्स ऑफ logical reasoning. This makes the research more meaningful and decision making effective. Induction and deduction, which are part of logical reasoning, also play an important role in research. These are discussed in the types of research. अब देखिए लॉजिकल में क्या है, देखिए हमेशा ही जो गुड रिसर्च है वो लॉजिकल होनी चाहिए, यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें यहाँ पे, तो वो क्या है, वो लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो भी रिसर्च होती है वो लॉजिक के ऊपर हो। लॉजिक का मतलब क्या है कि चीज़ हमेशा वैलिड हो, यानी कि देखिए जब आप मान लीजिए बाहर देखते हैं आसमान की तरफ, स्काई की तरफ देखते हैं, आसमान की तरफ, तो वहाँ पे देखिए मौसम मान लीजिए ख़राब है, धूप नहीं निकली है, तो आप उससे कहते हैं कि हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बारिश होने वाली है, तो वाकई ही बारिश होती है वहाँ पे, है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लॉजिकल मैंने आपको बताया है कि देखिए अगर आप आसमान की तरफ देखते हैं, जो स्काई होता है, अगर आप उसमें मौसम थोड़ा सा ख़राब हो, धूप ना निकले, तो आप कहते हैं कि यहाँ पे क्या है, बारिश होने वाली है, क्योंकि देखिए ये साइंटिफिक प्रूफ है ना, तो वो होता है लॉजिकल। तो इनकी जो भी चीज़ है वो लॉजिक के ऊपर होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो आपने चीज़ कह दी वही सही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है ना, वो होना चाहिए। सो ये चीज़ें आती है इसके अंदर, है ना। तो नेक्स्ट है, देखिए लॉजिकल वाली चीज़ है वो हम जो डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च में अच्छी तरह से। रियलिस्टिक, अब देखिए गुड रिसर्च शुड बी रियलिस्टिक, इट शुड बी डील विद सम रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए ये रियलिस्टिक होनी चाहिए, यानी कि ये पूरी तरह से क्या है, ये रियल होनी चाहिए। ये कैसे रियल होनी चाहिए कि ये जो जो आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, ये उसे क्या करे, कनेक्ट करे, है ना, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम से क्या है, कनेक्ट करनी चाहिए, आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम से होनी चाहिए। जैसे बेरोजगारी है ना, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट में कि बहुत सारे यूथ जो है वो अनएम्प्लॉय है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी क्या है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है।
तो उसको दूर कैसे करना है, उसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है या रिसर्च की गई है पहले ही, है ना। उसके लिए रिसर्च विद स्पेरियस result will be no use. For example, if in a research there arise a relation between number of satellite launched by India and level of groundwater, such a research will be no use. अगर हम देखें रिसर्च करते हैं बेफालतू की, जैसे इंडिया ने कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, है ना, उसके ऊपर रिसर्च की जाए। उसके बाद देखिए लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, पानी ज़मीन के अंदर पानी कितना है, वो रिसर्च किया जाए। इसका कोई यूज़ नहीं है ना। वो पानी जितना है उतना ही रहेगा उसके अंदर। रिसर्च करके क्या होगा? आप पानी को कैसे बढ़ाएंगे? बढ़ा तो सकते नहीं, है ना, क्योंकि पानी तो देखिए रियल ही होता है ना। हमारे यहाँ जैसे देखिए 97 जो % पानी है वो क्या है, बर्फ़ के रूप, वो पानी क्या है, खारा पानी है समुद्र का। और 2% पानी क्या है, वो बर्फ़ के रूप में है ना। उसके बाद क्या है कि जो 1% पानी क्या है, वो पीने लायक है। तो आप उसे कैसे बढ़ाएंगे? क्योंकि वो तो देखिए नेचुरल चीज़ है। तो इसके ऊपर रिसर्च का फ़ायदा क्या? रिसर्च वो चीज़ पर होनी चाहिए जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, गरीबी कैसे दूर होगी, है ना, तो देश कैसे तरक्की करेगा आगे, ये सारी चीज़ें हैं रिसर्च करने के लिए, है ना। टीचर अपनी टीचिंग को कैसे बढ़िया बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो देखिए नेक्स्ट है कंट्रोल। देखिए कंट्रोल इन रियल लाइफ एनी एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कंट्रोल रिसर्च होनी चाहिए। अब देखिए जो रिसर्च होती है वो उसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स के इफेक्ट पड़ते हैं। वाइल कंडक्टिंग रिसर्च इट वुड नॉट बी पॉसिबल to consider all the factor together. Even if all factors are considered, then it will be difficult to know how much impact any particular factor has created. अब देखें यहाँ पे क्या है, कंट्रोल होनी चाहिए। ये जो सारे रिसर्च है ना, ये सारे रिसर्च क्या है, कंट्रोल होनी चाहिए कि ताकि देखा जाए कि जितने भी आपने रिसर्च के लिए, जो आपके पास जो रिसर्च के लिए जो चीज़ें हैं, कि क्या वो पॉसिबल है कि नहीं, यानी कि जो फैक्टर्स है वो सारे क्या वो कंसीडर करते हैं कि नहीं। देखिए जो फैक्टर्स है सारे, जितने फैक्टर है उसमें सब में पता नहीं चलेगा कि किस पे कितना किसका इफेक्ट है ना। इसलिए कंट्रोल होना चाहिए। रिसर्च के कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो आपकी रिसर्च है वो पूरी कंट्रोल वे में होनी चाहिए, वो उससे बाहर नहीं जानी चाहिए। जो आपने सोचा है वो ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सोचा कुछ और है, किया कुछ और है, और रिसर्च जो और है ना, ऐसे। सो द स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ एनी वन फैक्टर others have to be controlled. This may be done easily in physical science as experiment are performed in laboratories. अब देखिए कंट्रोल रिसर्च का मतलब क्या है, आपको देखना चाहिए कि किस में कितनी चीज़ मिलानी है ना। जैसे आप देखिए कि फिजिकल साइंस से जैसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं लेबोरेटरी में, वहाँ पे होता है ना कि ये चीज़ बनानी है, इसमें इतनी चीज़ पड़ेगी, ये चीज़ में इतनी चीज़ पड़ेगी, उसमें इतनी चीज़ पड़ेगी, फिर एक चीज़ बनेगी। वो कंट्रोल वे में होता है। मान लीजिए आप किसी चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें, किसी को कम डाल दें, तो वो क्या है ना, वो आपकी रिसर्च जो है वो कामयाब नहीं होगी, है ना, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए क्या है, कंट्रोल वे में होनी चाहिए। बट इज़ डिफ़िकल्ट इन सोशल साइंस वेयर ह्यूमर्स आर स्टडी एंड it is not possible to isolate them from the society to their society to study their behavior. अब देखें यहाँ पे सोशल साइंस में क्या है, जहाँ पे देखें जो ह्यूमन है ना, अगर हम उनकी स्टडी की बात करें तो वहाँ पे हम ये आइसोलेट नहीं कर सकते। ये देखिए पॉसिबल नहीं है कि जो सोसाइटी में जितने ह्यूमन रहते हैं उनका बिहेवियर कैसा है। अब देखिए जैसे ह्यूमन सोसाइटी में जितने बिहेवियर हैं वहाँ पे क्या है, कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, है ना। तो हर एक का अपना अपना बिहेवियर होगा। तो ये क्या है कि ये जो कंट्रोल होना चाहिए पूरी तरह से, रिसर्च क्या है वो पूरी तरह से कंट्रोल होनी चाहिए। यानी कि आपको रिसर्च जो है वो कंट्रोल वे में हो, बिना कंट्रोल के नहीं हो। आपने ऐसा नहीं कि जो आपने रिसर्च कर ली है वो बिल्कुल ही एकदम से आगे बढ़ गई, एकदम से पीछे रह गई, है ना। वो सारी चीज़ें जैसे लेबोरेटरी में देखिए टेस्ट होते हैं तो वहाँ पे क्या कंट्रोल वे में होता है ना। वो चीज़ें जैसे मान लीजिए आप अपना ब्लड टेस्ट करवाने गए तो आपसे वो थोड़ा सा ब्लड निकालते हैं इंजेक्शन में, ऐसा नहीं है कि पूरी बोतल निकाल ली टेस्ट के लिए। तो वो क्या है, कंट्रोल वे में है, जितनी ज़रूरत है उतना ही इसमें करना चाहिए। वैलिडिटी। अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द स्टडी आर करेक्ट। वैलिडिटी इंश्योर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिसर्च। द कंक्लूजन ड्रॉ फ्रॉम रिसर्च आर एप्लीकेबल टू रियल लाइफ प्रॉब्लम इफ दीज आर वैलिड। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वैलिडिटी देखनी है इस पर
कि वो कितना वैलिड है। कंक्लूजन देखिए निकाल के यहाँ पे देखना होता है कि जो आपने रिसर्च की है, जो रिसर्च होती है गुड रिसर्च, वो वैलिड है कि नहीं, वो करेक्ट है कि नहीं, है ना। वैलिडिटी का यहाँ पे मतलब क्या है? वैलिडिटी का यहाँ पे मतलब होता है कि जो रिसर्च है वो कितनी वैलिड है, वो कितनी प्योर है। प्योरिटी से यहाँ पे होता है ना, कि स्टडी आपकी जो करेक्ट है कि नहीं है, वो होती है वैलिडिटी। तो देखिए ये वैलिडिटी जो है वो इंश्योर करती है जो आपकी रिसर्च है वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। So the conclusion drawn from the research are applicable to real life problem of only if these are valid। अब देखिए कंक्लूजन इससे निकाला जा सकता है जो आपकी रिसर्च है, जो आप रिसर्च की गई है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम में तभी वैलिड मान जाएगी, तभी एप्लीकेबल मानी जाएगी रियल लाइफ प्रॉब्लम में अगर वो वैलिड हो, यानी कि अगर वो करेक्ट होगी तभी वो रियल लाइफ प्रॉब्लम में होगी। तो वैलिडिटी का मतलब क्या है यहाँ पे? रिसर्च का करेक्ट होना या प्योर होना। अब देखिए रियलेबिलिटी यहाँ पे क्या है? इसका मतलब कि ए रिलायबल रिसर्च विल बी प्रोड्यूस सिमिलर रिजल्ट ईच टाइम व्हेन प्रोसीजर आर टेस्टेड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ सिमिलर एग्जांपल। अब देखिए आपने जो टेस्ट किए डिफरेंट सेट पे, है ना, तो वहाँ पे क्या है जो आपके रिजल्ट आया, है ना, जो आपके सामने जो रिसर्च का रिजल्ट आया वो क्या था? सिमिलर रिजल्ट आया एक टाइम पे, है ना। हर एक टाइम पे क्या है? एक जैसा रिजल्ट आने लगा। स्पोर्ट्स स्टडी हैज़ बीन कंडक्टेड ऑन different sample regarding sport activity and health status. Consider that the result from one sample concludes that playing games improve the health of a person। अब देखिए यहाँ पे प्लेइंग गेम्स क्या है? वीडियो गेम यहाँ पे उसे कंसीडर नहीं किया गया। इन अदर सैम्पल ऑल्सो कन्फर्म टू द दिस कंक्लूजन देन इट कैन बी said the research produced and the result are reliable, greater the similarity in result, greater is reliability। अब देखिए यहाँ पे क्या है? reliability कैसी है कि जैसे एक जैसे रिजल्ट आना। जैसे मान लीजिए आपने रिसर्च किया, आपने ये बताया कि जो स्पोर्ट्स गेम खेलनी होती है वो सेहत के लिए अच्छी है, वो हेल्थ के लिए अच्छी है, हेल्थ वाइज अच्छी है ना। तो दूसरे रिसर्च की उसने भी वैसे बताया, यानी कि वही चीज़ को जैसे अलग अलग पर्सन ने टेस्ट किया वो सेम रिजल्ट निकला, वो क्या है? रिलायबिलिटी, है ना। तो वो क्या है? रिलायबिलिटी उसमें होती है, यानी कि जब एक ही चीज़ का सेम रिजल्ट आए वो क्या है? रिलायबिलिटी। देखिए नेक्स्ट है रिगरस का मतलब है हिंदी में कहते हैं जैसे स्टिकनेस या कठोर। दिस मीन्स स्ट्रिक्टली अप्लाइड और अडहर्ड टू और एक्सट्रीमली थ्रो एंड केयरफुल। रिसर्च involves collecting data and interpreting result. Rigorous result is the result of reliable and accurate data used for drawing objective and meaningful conclusion। अब देखिए रिगरस क्या है कि जो आपके रिजल्ट, जो आपकी रिसर्च है वो क्या है? वो एक अच्छी होनी चाहिए, है ना, यानी कि वो स्ट्रिक्टली अप्लाई होनी चाहिए। जो रिजल्ट है वो बिल्कुल रिलायबल होना चाहिए, डाटा जो है वो बिल्कुल उसका एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि उसका जो डाटा है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि जो आपने रिसर्च की है वो रिग्रेस नहीं है, उसका जो कुछ मीनिंग नहीं है, उसका जो कंक्लूजन निकला वो इतना इफेक्टिव नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिजल्ट भी इफेक्टिव हो, कंक्लूजन उसका इफेक्टिव हो, डाटा उसमें यूज़ किया वो सबसे क्या है? एक्यूरेट होना चाहिए, यानी कि वो रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्रेडिबिलिटी। अब देखिए रिसर्च क्या है? क्रेडिबल होनी चाहिए। क्रेडिबल का मतलब क्या है कि जैसे हिंदी में कहते हैं ना, विश्वसनीय होनी चाहिए, है ना। विश्वसनीय क्या है कि जो सारी तरफ क्या है वो ट्रूथफुल हो। रिसर्च शुड बी क्रेडिबल, इट डील विद ट्रूथवर्थीनेस ऑफ रिसर्च, इट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑफ रिसर्च। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे नहीं है कि रिसर्च के कितने पेज भरे गए हैं, वैसा नहीं है। रिसर्च जो है वो हमेशा क्वालिटी वाइज होनी चाहिए कि इसमें कितनी क्वालिटी है, क्या वो अच्छी है ना। कई बार क्या होता है कि देखिए जब आप बुक्स पढ़ते हैं उसमें एक टॉपिक को बहुत 15 पेज का बताया जाता है, लेकिन वो है क्वांटिटी, स्टूडेंट मांगते हैं क्वांटिटी, लेकिन कुछ स्टूडेंट चाहते हैं क्वालिटी। देखिए 15 पेज की चीज़ आपने पढ़ लिया, आपको कुछ आया नहीं, लेकिन अगर आपने वही टॉपिक 5 पेज का पढ़ लिया लेकिन वो क्वालिटी है, एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके लिए क्या है? 5 पेज का जो डाटा है वो सबसे बढ़िया है, यानी कि इसमें क्या है? ट्रूथवर्थीनेस होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन एक्यूरेट डाटा, special R should be taken while using secondary data
एज इट माइट हैव बीन मैनिपुलेटेड। अब देखें यहाँ पे क्या है कि अगर आप सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं तो इसमें क्या है, मैनिपुलेट हो सकता है, लेकिन जो आपकी रिसर्च है वो हमेशा क्रेडिबल होनी चाहिए, हमेशा ही अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है पॉइंट नंबर 14, साइक्लिक और इंक्रीमेंटल फॉर्मुलेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ रिसर्च डज नॉट एंड द प्रोसेस इन द एवरी एंड देयर इज ए स्कोप फॉर ए न्यू बिगिनिंग, गुड रिसर्च इज दैट विच लीव्स स्कोप फॉर फर्दर एक्सटेंशन। आपको बताइए, देखिए जैसे कि जो भी रिसर्च होती है वो हमेशा ही कभी एक जगह पे ख़त्म नहीं होती, ठीक है। तो देखिए जब भी कोई रिसर्च, मान लीजिए किसी राइटर ने किसी जगह पे किसी रिसर्च को किया और उसने वहाँ पे उसका एंड छोड़ दिया, तो देखिए अगर आगे किसी और को वहाँ से रिसर्च करनी है तो वो अपने नए तरीके से नए बिगिनिंग के साथ रिसर्च को करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने रिसर्च कर दी है वहाँ पे बात खत्म होगी। देखिए रिसर्च का मतलब है कि आप उसमें जितनी मर्जी रिसर्च आगे कर सकते हैं, जितना मर्जी स्कोप आप उसमें ढूंढ सकते हैं। सो देखिए गुड रिसर्च वो होती है जिसमें स्कोप हो कि आगे उसे बढ़ाया जा सके। सो देखिए जहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आप देखिए हमारा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जैसे मान लीजिए कि पहले टेलीविज़न आया था, है ना। तो ऐसा नहीं कि टेलीविज़न बना दिया तो उन्होंने बात ख़त्म कर दी, वहाँ पे अभी टेलीविज़न आ गया, काम ख़त्म हो गया, सभी देखते हैं। देखिए अभी क्या है कि वहाँ पे एलईडी वहाँ पे अभी आ रही है, तो ये क्या है, उसी का वर्जन आगे आ गया। पहले क्या था, मोबाइल फ़ोन आया था, ठीक है, जो बटन वाला था ना, कीपैड वाला। अब देखिए आजकल क्या है, टच स्क्रीन आ गए हैं, स्मार्टफोन आ गए हैं। तो ये क्या है, ये रिसर्च हो गई है। पहले रिसर्च में टेलीफोन बनाया, फिर बाद में वहाँ पे देखिए मोबाइल फ़ोन बनाया, अब क्या है स्मार्टफोन बनाया। तो ये क्या है, ये रिसर्च का तरीका है, ये रिसर्च का यानी कि आगे उसको रिसर्च को बढ़ा दिया, है ना। तो एक गुड रिसर्च वही होती है जिसको आगे बढ़ाया जा सकता है। सो जो रिसर्च आगे बढ़ाई जाए वो है साइक्लिक। और लास्ट में है पॉइंट नंबर 15, रेप्लीकेबल। दिस इम्प्लाइज दैट रिसर्च कैन बी रेप्लीकेटेड एंड यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रिसर्च को रेप्लीकेबल किया जा सकता है, रेप्लीकेट किया जा सकता है और उसे डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है। यानी कि देखिए वो रिसर्च जो आसानी से रेप्लीकेट हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो रिसर्च जो है आसानी से रेप्लीकेट हो जाए, आसानी से कॉपी हो जाए, ठीक है। तो वो क्यों की जाती है कि ताकि किसी जो है वो डिसीजन मेकिंग या किसी निर्णय में पहुंचा जाए। जैसे देखिए कि आपको किसी निर्णय में पहुंचना है ना, आपको लग गया कि हाँ हमें ये रिसर्च करनी है, हमें इस नतीजे पे पहुंचना है, ये हमारा एंड में रिजल्ट होगा। तो उस रिसर्च के लिए उस रिसर्च को रेप्लिकेट किया जाता है। यानी कि कोई भी रिसर्च है उसे रेप्लिकेट किया जाए, उसे तोड़ा मरोड़ा जाए अपने हिसाब से कि ताकि उसे एक अच्छा नतीजा, एक अच्छा रिजल्ट लेके आ सके, एक अच्छी डिसीजन मेकिंग हो सके, तो उसे बोलते हैं रेप्लिकेबल। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल है पूरा, ठीक है, आप इसमें अंडरस्टैंडिंग समझ सकते हैं, पूरा आपको रिसर्च इसमें करवाया गया है। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में, यानी कि रिसर्च के कितने प्रकार है, कितने टाइप्स की रिसर्च यहाँ पे होती है। सो देखिए जब आप पीएचडी करते हैं या जब आप रिसर्च करते हैं, कौन कौन सी टाइप्स होती है रिसर्च में जिसके ज़रिए आप रिसर्च को क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, एक्सटेंशन है, न्यूनेस आती है, ऑब्जेक्टिव है, लॉजिक, बहुत तरह की इसमें रिसर्च को हम बहुत तरीके से बांट सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है, प्रोसेस के आधार पर, प्रोसेस के बेस पे हम अलग तरह से रिसर्च को कर सकते हैं, एप्लीकेशन के तौर पर अलग तरह से कर सकते हैं। अगर हमें आइडिया कॉन्सेप्ट लेके चलना है तो हम अलग तरह से रिसर्च को कर सकते हैं। बहुत तरीके की रिसर्च यहाँ पे होती है। सो चलिए, सो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिक रिसर्च के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इनका कंपैरिजन करके बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सो चलिए देखते पहले डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। आप देखिए हर एक चीज़ की डिटेल जानना ज़रूरी है, हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, हर एक चीज़ के लिए डिस्क्रिप्टिव होना ज़रूरी है। तो रिसर्च के लिए भी जब तक आपको चीज़ डिस्क्राइब करके ना दी जाए, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ना दी जाए, तो आप उसे कर नहीं सकते। देखिए कोई भी चीज़ होती है ना, आपको उसका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बेस है, सब कुछ आपको उसका ABCD पता होना चाहिए। तो डिस्क्राइब होना ज़रूरी है, डिस्क्रिप्टिव होना ज़रूरी है, इनकी हिंदी में बोले तो व्याख्या होनी ज़रूरी है ना। तो मान लीजिए आपको शॉर्ट में सब चीज़ें दे दे तो रिसर्च का मतलब क्या, इसलिए कि जो आपको डिटेल में चीज़ दी जाएगी। अब देखिए ये जो आपको मैं ये बता रहा हूँ ये आपको डिटेल में दिया जाएगा, है ना। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो
किसी चीज़ को अगर आप पढ़ते हैं या किसी चीज़ के बारे में हम डिटेल कवर करते हैं तो पूरा डिस्क्रिप्टिव मोड में हम उसे कवर करते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या है कि प्रॉपर लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट, टॉपिक और प्रॉब्लम बाय कलेक्टिंग ट्रू, रियलिस्टिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन थ्रू सर्वे एंड फेस फाइंडिंग इंक्वायरी ऑफ डिफरेंट काइंड्स। अब देखिए ये कहते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो कैसे बनती है, वो बनती है प्रॉपर तरीके से, लॉजिकल डिस्क्रिप्शन से किसी सब्जेक्ट पे, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, हम उसे प्रॉपर तरीके से करेंगे, लॉजिकल वे में करेंगे, यानी कि उनका आपस में कनेक्शन हो उससे करेंगे, और जो उससे प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, यानी कि एक टॉपिक के अंदर जो हमें क्वेश्चन कवर करने हैं वो जो फैक्ट इकट्ठे किए जाते हैं वो ट्रू फैक्ट होते हैं, रियलिस्टिक होते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये सारी चीज़ें हम सर्वे के थ्रू इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे देखिए डिफरेंट इंक्वायरी से इकट्ठा करते हैं। मान लीजिए आपको देखना है कि जो एजुकेशन पॉलिसी अब देखिए जो आई थी 2020 में, है ना, अब देखिए ये पिछले साल जो आई थी एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, तो यहाँ पे देखिए आपको देखना है कि एजुकेशन पॉलिसी है क्या। तो इससे पहले देखिए आपको पहले वाली एजुकेशन पॉलिसी है वो देखनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है कि आपको पूरा डिटेल में जाना होगा, आपको पूरा डिटेल में कवर करना होगा, उनको लॉजिकल वे में कवर करना होगा। लॉजिकल वे मतलब हम इंडियन एजुकेशन की बात करते हैं तो आपको इंडियन एजुकेशन को ही कवर करना होगा, और वो चीज़ कवर करनी होगी वो वाकई ही सही है ना, वो सारी चीज़ें। तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट के ऊपर या टॉपिक के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं वो ट्रू फैक्ट के अकॉर्डिंग होती है, उसमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो ट्रू फैक्ट के अकॉर्डिंग होती है, रियलिस्टिक होती है ना, रिलायबल इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन सही फिट बैठे। तो इन्फॉर्मेशन सर्वे के जरिए इकट्ठा की जाती है और बहुत सारी डिफरेंट इंक्वायरी से इकट्ठा की जाती है। देखिए जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो आप वीडियो से नोट्स बनाते हैं, तरह तरह की वीडियो से नोट्स बनाते हैं, बुक से नोट्स बनाते हैं, है ना, गूगल से नोट्स बनाते हैं, तो आप सभी चीज़ों को इकट्ठा करके मिक्स कर देते हैं एक टॉपिक के लिए, तो वो क्या है, वो पूरा डिटेल में बनता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। अब देखिए इसे एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें सोशल या बिजनेस रिसर्च भी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो है क्या, इसे हम समझते हैं। आप देखिए कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी घटना है, जब वो घटित हो जाती है, जब वो इंसिडेंट हो जाता है, उसके बाद फिर उस इंसिडेंट को जानने के लिए फैक्ट इकट्ठा किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी जगह पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो फिर वहाँ पे क्या है, जब पुलिस आती है या जब भी केस किसी को सौंपा जाता है तो वो वहाँ पे देखते हैं कि क्या यहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, वो सारी चीज़ें उसके बारे में इकट्ठा करते हैं कि ताकि ट्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके। सो देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब वही है कि जो इंसिडेंट हो चुका है, जो घटना बीत चुकी है, उसके बारे में फिर बाद में क्या है, रिसर्च करना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना कि ताकि सही सही बताया जाए कि क्या हुआ था। तो वो है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वही होती है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करती हैं तो वो क्या है कि वो पहले ही बीत चुकी होती है, उसके बारे में हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन सारी होती है। सो इन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड रिसर्चर हैज़ नॉट एनी कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। अब देखिए वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही हम रिसर्च करते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरी करते हैं, ये क्या है, आपस में बदलते रहते हैं, है ना। बिना वेरिएबल्स के देखिए रिसर्च तो मुश्किल है। अब देखिए जो रिसर्चर है उनका वेरिएबल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि रिसर्चर एक जगह पे किसी इंसिडेंट को लेकर चला हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, तो वहाँ पे क्या इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। तो उसे खुद तय करना होगा कि दोनों में सही क्या है। रिसर्चर गिव्स रिपोर्ट व्हाट हैज़ हैपेंड एंड व्हाट इज हैपनिंग। अब देखिए क्या हुआ था और कैसे हुआ था ना, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब कुछ इसमें कवर किया जाता है। तो व्हाट जो है इसमें मेन शब्द है कि क्या
डिस्क्रिप्टिव देखिए हम कहते हैं ना कि क्या, आप देखिए व्हाट का मतलब क्या है ना, तो डिस्क्रिप्टिव में क्या चीज़ होती है, क्या इन्फॉर्मेशन है, हम उस चीज़ को इसमें कवर करते हैं। इट इज़ अंडरटेकन टू सिंपली एक्सप्लेन व्हाट अकर एंड व्हाट इज अकरिंग, क्या हो रहा है ना, वही बात आ गई ना यहाँ पे। व्हाट मेन शब्द है कि सब चीज़ों के बारे में जानना कि वो क्या है। जैसे देखिए डिस्क्रिप्टिव तौर पे जानना कि प्रॉब्लम है क्या, क्लासिफिकेशन करना कि क्या क्लासिफिकेशन है, कंपैरिजन करना है ना, ये सारी चीज़ें आर यूज टू डिस्क्राइब फिनोमिना। फॉर एग्जांपल एनालिसिस द रीज़न बिहाइंड चेंज इन प्राइसेस ऑफ पल्सेस। अब देखिए जो पल्सेस मतलब दालें है ना, दालों का देखिए रेट जो बढ़ता है, पल्सेस का रेट जो चेंज होता है, घटता बढ़ता रहता है, तो उसके पीछे में क्या रीज़न है ना, डिस्क्रिप्टिव करके देखेंगे, क्लासिफिकेशन है, कंपैरिजन है, ये सारी चीज़ें आती हैं डिस्क्रिप्टिव में। डिस्क्रिप्शन भी आ गया, क्लासिफिकेशन भी आ गया और कंपैरिजन भी आ गया। देखिए सिचुएशन क्या है, फिनोमिना क्या है, वो सारी चीज़ें है ना। दिस मेथड ऑफ रिसर्च यूटिलाइज सर्वे, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशन मेथड। अब देखिए इसमें कंपैरेटिव मेथड, कोरिलेशन मेथड, इनकी दोनों से जगह आपस में संबंध क्या है वो देखा जाता है, रिलेशन देखा जाता है। और सर्वे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए सर्वे नहीं करेंगे तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे, है ना। अब मान लीजिए हम देखते हैं कि वोट में कौन जीतेगा, है ना, इलेक्शन में कौन जीतेगा, किसको वोट डलेगी, तो उसके क्या है, सर्वे किया जाता है ना। चाहे वो सर्वे देखिए लोगों के घर घर जाके पूछा जाए, सड़कों पर पूछा जाए, फ़ोन करके पूछा जाए, है ना। कंप्यूटर बोलता है ना आगे से 1 दबाइए 2 दबाइए कि किसको वोट डालेंगे, है ना, किसको आप पार्टी को पसंद करते हो उसको वोट डालिए, तो ये क्या है, सर्वे है। एनालिटिक रिसर्च, तो डिस्क्रिप्टिव हमने कर लिया कि डिटेल में सभी चीज़ों को कवर किया जाता है, और व्हाट क्या चीज़ होती है इसे कवर किया जाता है। अब देखिए एनालिटिक रिसर्च क्या है, एनालिसिस करना। अब देखिए एनालिसिस फैक्ट और इंफॉर्मेशन डाटा विच ऑलरेडी अवेलेबल। अब देखिए मान लीजिए कि हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते वक्त हमने सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली, अब उसे एनालिसिस किया जाता है। मान लीजिए कि आपने यूट्यूब से, गूगल से, बुक से, वीडियो से, सब जगह से अपने लिए पेपर वन के लिए नोट्स बना ले, है ना, नोट्स आपने बना लिए, आपने डिस्क्रिप्टिव मटेरियल इकट्ठा कर लिया पेपर वन के लिए, तो उसके लिए क्या होगा, फिर आप उसे एनालिसिस करेंगे कि जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, क्या वह अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है, क्या उसमें बहुत सारी शॉर्ट चीज़ें हैं या कुछ फालतू चीज़ें हैं। अगर फालतू होंगी तो आप इसे काट देंगे, अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं होगी तो आप इसे पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो आपको एनालिसिस करके देखना है कि आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है वो कितना अच्छा है। सो दिस रिसर्च बैंड ऑन सेकेंडरी डाटाबेस। अब देखिए ये सेकेंडरी डाटाबेस पे ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंडरी डाटाबेस मतलब क्या होता है कि जो आपने कहीं से डाटा इकट्ठा किया, देखिए गूगल से डाटा इकट्ठा करते तो प्राइमरी तो होता ही नहीं है, वो क्या है, वो सेकेंडरी डाटा हो गया ना आपका। तो ये एनालिटिक रिसर्च जो है किसके ऊपर डिपेंड है, ये सेकेंडरी डाटा के ऊपर डिपेंड है। दिस एक्सप्लेन वाई इट हैज़ अकर्ड, हाउ इट अकर। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव में व्हाट था और एनालिटिक में वाई एंड हाउ, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ये कि चीज़ें क्यों होती है ना, क्यों होती है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो पहले आपने व्हाट देखा कि क्या है, फिर आपने वाई देखा और हाउ देखा, है ना। व्हाट में है था क्या, हाउ में क्यों और कैसे, क्या इन्फॉर्मेशन थी व्हाट में, क्यों थी, कैसे थी, ये देखा जाता है। एनालिटिक में पूरा एनालिसिस किया जाता है। अब देखिए जब भी आप जी न्यूज़ देखेंगे वहाँ पे डेली रात को 9 बजे आता है डीएनए, डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो वहाँ पे क्या है कि आपको पूरी जो दिन की जो न्यूज़ होती है उसका एनालिसिस बताया जाता है कि इसकी अच्छी बात क्या है, इसकी बुरी बात क्या है। तो वो होता है एनालिसिस, है ना, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना। अब देखिए कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज एक्सप्लेन। अब देखिए कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन किया जाता है। कॉज इफेक्ट क्या है, अब देखिए मान लीजिए आपके घर में जैसे बिजली, जैसे देखिए है, जैसे आपके घर टेलीविज़न लगा हुआ है ना, तो आपने देखिए टेलीविज़न का स्विच ऑन किया, टेलीविज़न जहाँ पे क्या है वो चल पड़ा, है ना, टेलीविज़न यहाँ पे क्या है
चल पड़ा। सो ये क्या है, ये कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज क्या, आपने बटन दबाया, इफेक्ट क्या हुआ, आपका टेलीविज़न चल पड़ा। मान लीजिए लाइट चली गई है, आप बटन दबा रहे हैं तो ये टीवी ऑन नहीं होगा, है ना। तो इसमें मेन बात क्या है कि जब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब ये चलेगा, यानी कि जब आप बटन दबाएंगे तो उनका जो कनेक्शन होगा इससे जुड़ा होगा, उसमें करंट पास होगा तब ये चलेगा। तो वह है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि किसी चीज़ से किसी चीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ना, वो चीज़। तो ये पूरा आपस में एक्सप्लेन किया जाता है। हम कहते हैं ना बटन दबाया टीवी चल पड़ा, तो कारण क्या है, जो पिछले जो इसमें जो बिजली है ना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो घूमती है तो वो टीवी चलता है। अगर मान लीजिए वो हो ही ना, लाइट गई है तो आप वो चलेगा नहीं। इसलिए देखिए फॉर एग्जांपल एनालिसिस द ट्रेंड प्राइस ऑफ पल्सेस। अब देखिए वही है जो दालों का रेट क्यों बढ़ रहा है ना, तो ट्रेंड में ही चला हुआ है कि पल्सेस का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च। आपको मैं कंपैरिजन करके इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको चीज़ आसानी से समझ में आए। अब देखिए अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल रिसर्च है क्या। अप्लाइड रिसर्च रेफर्स एज एन एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च इज दैट रिसर्च विच एम्स टू फाइंडिंग सोल्यूशन और विद सर्टेन कंक्लूजन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग बाय सोसाइटी और कॉर्पोरेट सेक्टर। अब देखिए यहाँ पे है क्या, अप्लाइड रिसर्च क्या है कि अप्लाई करके देखना है। इसे एक्शन रिसर्च के दौरान भी देखा जाता है, इसे एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। अप्लाई का मतलब है कि जो हमारा टारगेट था, जो हमारा एम था किसी चीज़ के कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, यानी कि जो हमारे पास प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व करके किसी सोल्यूशन के ऊपर पहुंचना है, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है, वो चाहे सोसाइटी का हो चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर का हो, तो वो होती है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाई करके देखना। जैसे देखिए हमारा टारगेट है, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का टारगेट या सोसाइटी का टारगेट है कि बेरोजगारी को ख़त्म कर देना, अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर देना, है ना। तो सोसाइटी का ये हो गया ना प्रॉब्लम। तो देखिए उसको अप्लाई करके देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म की जा सकती है, तो उसे अप्लाई करके देखते हैं कि क्या हम ऐसे ख़त्म कर सकते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें। तो वो क्या है कि जो आपके सामने प्रॉब्लम है सोसाइटी में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता है, कुछ फैक्ट देखे जाते हैं, कुछ चीज़ें रीज़न बताए जाते हैं। तो जैसे वो लागू होते हैं, जो अप्लाइड होती है, उससे मान लीजिए कि अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है तो उसे बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च। अब देखिए जैसे गवर्नमेंट है नई नई पॉलिसी बनाती है ना। पॉलिसी जब बनाती है नई नई, तो उससे क्या है कि जब वो अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि उनकी बनाई गई पॉलिसी कितनी सही हुई है या कितनी गलत हुई है, वो चीज़। सो देखिए इट इज़ यूज्ड फॉर एन स्पेसिफिक सोशल और बिजनेस इशू। अब देखिए या तो बिजनेस इशू हो तब ये की जाती है, या ये कोई सोशल इशू हो। सोशल इशू वही अनएम्प्लॉयमेंट होगी, है ना। अनएजुकेटेड पर्सन को क्या है कि एजुकेट करना, वो सारी चीज़ें। और कॉर्पोरेट सेक्टर वही, कोई कंपनी आ रही है, उसका टारगेट है लोगों को क्या है कि सबसे ज़्यादा क्या है, रोज़गार देना, है ना, वो सारी चीज़ें। अब देखिए जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इनकम है, तो वहाँ क्या है, विदेश से फॉरेन कंट्री से कंपनियाँ आती हैं इंडिया में ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो देखिए अगर कोई कंपनी आती है तो लेबर यहाँ की यूज़ होती है, तो उससे क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती है। सोशल जो मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट का वो तो ख़त्म हो जाएगा, और जो बिजनेस इशू है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे, है ना, वो सारी चीज़ें। तो अप्लाई करके देखते हैं। जैसे देखिए जियो कंपनी नई नई आई थी 2016 में, उसने आते ही नेट फ्री कर दिया, जबकि एयरटेल या बाकी कंपनियां जो थी उनके पास जो नेट उनका महंगा था। तो ये क्या है, ये बिजनेस इशू था। तो उन्होंने क्या किया, अप्लाई करके देखा कि फ्री में देते हैं, तो बताइए कि कैसे इसमें हो सकता है ना। फ्री में मान लीजिए देते हैं तो सोचते हैं अप्लाई करके देते हैं, हमारे पास कस्टमर आएंगे, वो सारी चीज़। तो ये अप्लाई करके देखा जाता है। द प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड in applied research. Applied research discover a solution for some practical problems. अब देखिए ये जो फंडामेंटल रिसर्च है अप्लाइड रिसर्च में आती है,
ठीक है, इसमें क्या है कि जो रिसर्च डिस्कवर यानी कि देखिए जो कुछ प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन यहाँ पे ढूंढा जाता है। देखिए घूम फिर के बाद वही है कि जो आपके पास क्वेश्चन होगा आपको उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा, तो आप किस में ढूंढेंगे? अप्लाइड रिसर्च में उसे ढूंढेंगे, है ना। आप उसे अप्लाई करके देखेंगे। आपने मान लीजिए सोल्यूशन ढूंढ लिया, अब वो देखिए सोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़िया है कितना बढ़िया नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा अप्लाइड रिसर्च में। जब तक आप चीज़ को अप्लाई नहीं करेंगे, जब आपने मान लीजिए अपने नोट्स बना लिए खुद के, लेकिन आपने उसे अप्लाई करके नहीं देखा, अपनी नॉलेज को पढ़ के नहीं देखा, क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखे, मान लीजिए आपने किताब ले ली, है ना, तो आपने नोट्स भी बना लिए, तो आपने उसके दौरान क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी तैयारी हो चुकी है? वही चीज़ है इसमें कि जब तक सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है, जब तक उसे अप्लाई नहीं किया जाएगा, तो ढूंढा हुआ सॉल्यूशन सही है नहीं है वो नहीं पता चलेगा। इट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और टू एनालिसिस एनी पर्टिकुलर इशू। अब देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसका जब सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाता है तो उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन ढूंढने के बाद उसे एनालिसिस किया जाता है, फिर उसे अप्लाई किया जाता है। सच एज आइडेंटिफाइंग सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ट्रेंड्स दैट में अफेक्ट सोसाइटी और पर्टिकुलर फर्म। अब देखिए चाहे सोशल है, इकोनॉमिक्स है या पॉलिटिकल ट्रेंड है, ये सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, अप्लाई करके देखा जाता है। कोई सोशल फॉर्म है, कोई इकोनॉमिक फॉर्म है, कोई पॉलिटिकल ट्रेंड्स है, उसे अप्लाई करके देखा जाता है ना। यहाँ पे देखिए जैसे पंजाब में क्या था, जब इलेक्शन आए थे 2017 में, तो वहाँ पे कहा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि जो भी अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको हर एक जो बच्चा है जो 18 से 35 साल तक जितने भी युवा है, यंग है, उनको एक गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, हर घर से एक सरकारी नौकरी, हर एक को एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा जिसके अंदर क्या है 1 साल का यानी कि 1 ईयर का क्या है आपको डाटा फ्री दिया जाएगा। यानी कि 1 साल के लिए आपको डाटा फ्री दिया जाएगा, एक मोबाइल दिया जाएगा, 1 साल का डाटा फ्री दिया जाएगा, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। अगर मान लीजिए नौकरी ना मिले तो 2500 आपको पर मंथ मिलेगा। तो देखिए 4 साल से ज़्यादा टाइम बीत चुका है, किसी को यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। तो उससे एक फ़ायदा उनको ये हुआ कि उनकी जो पार्टी थी वो जीत गई। मिला किसी को कुछ नहीं, मिलता किसी को कुछ नहीं है कभी भी, लेकिन उनकी पार्टी जीत गई। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अप्लाई करके देखा कि अगर हम ये बात करते हैं तो क्या हम जीत जाएंगे। तो उन्होंने फंडा छोड़ दिया तो वो जीत गए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उन्होंने अप्लाई किया, उनका मकसद था जीतना, वो जीत गए। ये बात है सिंपल। सो नेक्स्ट है फंडामेंटल रिसर्च। अब देखिए फंडामेंटल रिसर्च एज बेसिक और प्योर और थ्योरेटिकल रिसर्च। अब देखिए ये फंडामेंटल रिसर्च क्या है, ये बेसिक है रिसर्च है। देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ना बेसिक रिसर्च या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वो चीज़ उसमें डिस्क्राइब किया जाता है, इसमें थ्योरी लिखी जाती है, बात तो एक ही है। फंडामेंटल रिसर्च क्या है, जो बेसिक हो, जो प्योर हो, जो थ्योरेटिकल हो, यानी कि जो आपने रिसर्च की है वो पूरी तरह से प्योर है, वो आपकी रिसर्च है, वो पूरी तरह से बेसिक रिसर्च है। हम देखिए जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं हम देखते हैं ना कि बेसिक पता है क्या क्या चीज़ होती है, पता है क्या, है ना, वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च है जो बेसिक है, यानी कि जो आपके पास जो आपकी अपनी रिसर्च है, जो पूरी थ्योरी वाइज रिसर्च है, यानी कि इसमें ABCD सारी चीज़ें इंक्लूड है उसके अंदर, वो होती है बेसिक जो फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च। यानी कि इसमें सारी ही चीज़ें अवेलेबल है उसके अंदर, पूरा थ्योरी दिया हुआ है ना, वो सारी चीज़। तो फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न्ड विद सिंप्लीफिकेशन एंड विद फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन से कंसर्न करती है और थ्योरी को क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है, फॉर्मुलेशन करती है, यानी कि पूरा विस्तार पूर्वक पूरा थ्योरी वाइज इसे आपको बताया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर जनरलाइजिंग एंड मेक्स एडिशन टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस्ड। अब देखिए जो पहले से नॉलेज है ये उसके ऊपर बेस्ड होता है, यानी कि जो आपने रिसर्च कर ली है फिर ये इसके ऊपर लागू होती है।
आपके पास जो आपने रिसर्च की है तो ये उसके ऊपर बेस है, ये उसका एडिशन है, यानी कि जो आपके पास नॉलेज है, जो आपने रिसर्च कर ली है, फिर उसी को ही इसमें देखा जाता है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज कंडक्टेड फॉर एक्सपेंडिंग द नॉलेज एंड फॉर्मुलेट ऑफ न्यू थ्योरी एंड कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो रिसर्च होती है इससे क्या है, नॉलेज को एक्सपेंड किया जाता है, नई थ्योरीज निकल के आती है, नए कंसेप्ट निकल के आते हैं इसके अंदर, फंडामेंटल रिसर्च के अंदर। सिंपल सी बात करें, न्यू नॉलेज निकल के आती है बेसिक रिसर्च में। बेसिक रिसर्च का मतलब क्या है, फंडामेंटल का मतलब क्या है कि नॉलेज को, न्यू नॉलेज को लेके आना, उसे एक्सपेंड करना, नई थ्योरीज को लेके आना, नए कंसेप्ट को लेके आना। ये किस में आता है, फंडामेंटल या बेसिक रिसर्च में। आप देखिए, आपको मैं डिटेल में करा रहा हूँ, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं कराएगा, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। इट इज़ कंडक्टेड फॉर फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज एंड हैज़ ए ग्रेटर स्कोप ऑफ एप्लीकेशन। अब देखिए, इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, फंडामेंटल रिसर्च का देखिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। देखिए, जब भी हम नई नॉलेज को लेके आते हैं, नई नॉलेज निकलती है, तो ऑब्वियसली बात है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। सो नेक्स्ट देखिए, कॉन्सेप्चुअल वर्सेस एम्पेरिकल रिसर्च। अब देखिए, कॉन्सेप्चुअल और एम्पेरिकल रिसर्च होती क्या है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च क्या है, इज रिलेटेड टू डेवलप टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थ्योरी। अब देखिए, जो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है वो किससे रिलेटेड है, सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी कि जब जो कुछ देखिए थ्योरी है, जो कुछ आइडिया है ना, ये उसे क्या है, रिलेट करती है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज। तो क्या नया कॉन्सेप्ट आता है ना, थिंकर क्या सोचते हैं, जो देखिए नया कॉन्सेप्ट, हमेशा ही नई बात करते हैं, इसमें नया कॉन्सेप्ट इसमें आ जाए तो होता है कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। देखिए, जब यूजीसी का सिलेबस चेंज हुआ था तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट नए आ गए थे, उसके लिए क्या था, बहुत सारे रिसर्चर ढूंढने लग गए थे उस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। सो देखिए, इट इज़ जनरली यूज्ड बाय फिलोसफर एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कंसेप्ट और टू इंटरप्रेट देम, एग्जाम्पल सोशलिज्म। अब देखिए, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च कौन करता है, फिलोसफर करते हैं, थिंकर्स करते हैं, कि ताकि नए कंसेप्ट निकल के आए, जैसा सोशलिज्म में, समाजवाद में होता है ना, सोशलिज्म में कि नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, नई नई चीज़ें देखें, प्रॉब्लम आती हैं तो उसका सोल्यूशन ढूंढना जाता है, तो नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं, थिंकर्स नए नए कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। आप देखेंगे हर एक थिंकर का विचार अलग है। इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग ए कॉन्सेप्ट और थ्योरी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और इंटेलेक्ट एंड नॉट एक्सपेरिमेंट। अब देखें यहाँ पे क्या है कि ये नई थ्योरी आती है किससे, ऑब्जर्वेशन से। जब भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे देश में क्या है, इंडिया में क्या है, ऑब्जर्व किया जाता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ देखिए ऑब्जर्व किया जाता है ना, यहाँ पे देखिए अलग अलग धर्मों के लोग हैं, है ना, कोई सिख है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई जैन है, कोई पारसी है, बहुत सारे धर्मों के लोग इंडिया में रहते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि इंडिया में तरह तरह के लोग रहते हैं, तो उसे नई थ्योरी क्या निकल के आई कि सभी लोग जो अलग अलग धर्मों के रहते हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं प्रेम प्यार से, है ना, सब मिलके वोट डालते हैं, सब मिलके रहते हैं, सब मिलके सरकार बनाते हैं, सब मिलके सब कुछ करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। तो ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता, एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हाँ देखते हैं, वाकई एक्सपेरिमेंट करके देखें वाकई इतने लोग हैं, ये ऑब्जर्वेशन से आता है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में क्या है कि वो कंसेप्ट जो ऑब्जर्वेशन से आए, ना कि एक्सपेरिमेंट से। इट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरेटिकल अप्रोच एंड इज जनरली यूज टू डेवलप न्यू थ्योरीज और टू रीडिफाइन द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो न्यू थ्योरीज इसमें निकल के आती है ना, न्यू थ्योरी कैसे निकल के आएगी कि अगर आपके पास कोई पहले से नॉलेज है तो उसे क्या है, रीडिफाइन किया जाता है। यानी कि देखिए, जो पहले नॉलेज थी, जो पहले चीज़ थी, उससे एक नई थ्योरी निकल के आई, तो उससे क्या है, मॉडिफाई किया गया एक तरह से, है ना। जैसे मान लीजिए कोई थ्योरी थी ना हमारे पास, कोई कॉन्सेप्ट था, तो उसमें क्या है कि एक नई चीज़ डाल दी गई, जिससे क्या है वो थ्योरी नई बन गई, वो चीज़।
सो देखिए नेक्स्ट है हमारा एम्पिरिकल रिसर्च। तो देखिए एम्पिरिकल रिसर्च ऑल्सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन रिसर्च, इट ट्रस्ट ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन, इग्नोरिंग सिस्टम एंड थ्योरी, कमिंग अप विद कंक्लूजन। अब देखिए एम्पेरिकल रिसर्च कौन सी होती है? वो रिसर्च जो हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। देखिए इसमें क्या है, चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। पहली बात क्या है, एम्पिरिकल का मतलब क्या है कि जब हम रिसर्च करते हैं या जब रिसर्चर रिसर्च करता है वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड रिसर्च होती है। उससे क्या होता है कि वो जिस चीज़ के बारे में उसे रिसर्च करनी है, पहली बात वो उसे ऑब्जर्व करता है, एक्सपेरिमेंट करके देखता है, उसके बाद हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, इनकी अकेले में वो ऑब्जर्व करता है हर एक चीज़ को। उसके बाद इग्नोरिंग सिस्टम अपनाता है, मतलब कि जो चीज़ काम की नहीं है वो उसे हटा देता है, जो चीज़ काम की है वो उसे रख लेता है। तो उसके बाद क्या है, वो कंक्लूजन पे पहुंचता है। सिंपल सी बात क्या है कि जिस चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं उसे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो चीज़ें अनवांटेड हैं, जो ज़रूरी नहीं है उसे हटा देते हैं, जो काम के उसे रख लेते हैं। सो सपोज फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यूजीसी नेट के लिए नोट्स बनाने हैं तो आप टॉपिक के ऊपर उतना कवरेज करेंगे जितना यूजीसी नेट के लिए ज़रूरी है। जो आपके टॉपिक काम का नहीं है आप उसे हटा देंगे, जो काम का है आप उसे रख लेंगे। तो ऐसा ही सेम रिसर्च में होता है, जो चीज़ें काम की होती हैं उसे रख लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, जो नहीं हो रही उसे हटा दिया जाता है। सो इट इज़ अ बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब देखिए ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच। अब देखिए कोई भी चीज़ है उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है तभी वो वैलिड मानी जाती है। अब देखिए मान लीजिए मार्केट में जितने भी किताबें हैं तो सबसे पहले क्या है, इसमें एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना। जैसे मार्केट में जितनी भी दवाइयाँ आती हैं, मेडिसिन आती हैं, तो उसमें क्या है, एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि जो दवाई मार्केट में देखिए आने से पहले क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सर दर्द की दवा है, जैसे कोरोना वैक्सीन थी, है ना। कोरोना वैक्सीन देखिए इंडिया ने बनाई, पहले उसका क्या एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि क्या वाकई ये कोरोना को ख़त्म कर देगी, तो तब वो मार्केट में आई बाद में, है ना। अभी क्या है मार्केट में है नहीं, देखिए वैक्सीन लग तो रही है लेकिन क्या है कि उसका पहले एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो उसमें क्या है कि एम्पेरिकल रिसर्च में क्या होता है कि पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रैक्टिकल करके देखा जाता है क्या वो चीज़ वाकई वैसी है जैसी हम सोच रहे हैं, तो उसके बाद उसे माना जाता है। उसके बाद देखिए इट इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट रेलेवेंस ऑफ ओल्ड थ्योरीज और टू प्रोवाइड बेस फॉर न्यू थ्योरी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले टेस्ट किया जाता है जो ओल्ड थ्योरी है, यानी कि जब देखिए हम रिसर्च करते हैं जिस चीज़ के ऊपर, पहले देखा जाता है कि वो चीज़ है क्या, ओल्ड थ्योरी है क्या, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है कि नई थ्योरीज आती है। यानी कि देखिए रिसर्च में सिंपल सी एक ही बात होती है कि जो चीज़ पुरानी है तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद क्या है कि उसमें सारी कमियां देखी जाती हैं, क्या क्या कमी थी, उसके बाद क्या है कि देखिए नई थ्योरी निकल के सामने आती है। सो इट इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च रिसर्चर कलेक्ट डाटा फैक्ट्स एंड set up experimental designed to prove his hypothesis and give result by observation, approve disapprove his set hypothesis। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रिसर्चर रिसर्च में देखिए डाटा इकट्ठा करते हैं और फैक्ट इकट्ठा करते हैं, उसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब होता है कि जो हमारे दिमाग में बातें चलती हैं, है ना। देखिए एक रिसर्चर सोचता है, जैसे एक वैज्ञानिकों ने सोचा, रिसर्चर ने सोचा कि हम कोरोना की वैक्सीन बनाएंगे। अब उनके दिमाग में क्या हाइपोथेसिस आया कोरोना की वैक्सीन का। अब देखिए उसके हिसाब से उन्होंने फैक्ट इकट्ठा किया, डाटा इकट्ठा किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की जो उनके दिमाग में हाइपोथेसिस है कोरोना वैक्सीन को लेके, उसके हिसाब से जो उन्होंने अभी टेस्ट किया है, ऑब्जर्व किया है, सब कुछ किया है, क्या वो पॉसिबल है, क्या उनका हाइपोथेसिस क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद जो भी रिजल्ट सामने आता है, मान लीजिए जो हमारे दिमाग में था, हमने जिसके बारे में रिसर्च की है, तो जो रिज़ल्ट निकला, अब देखिए मान लीजिए कि हमने जो सोचा था अगर उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट निकलता है तो वो पॉजिटिव माना जाता है, अगर नहीं निकलता तो नेगेटिव माना जाता है। फिर उसको क्या होता है, फिर से रिसर्च की जाती है। तो ये होता है एम्पेरिकल सर्च, यानी कि वो सर्च जो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन या अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस हो, यानी कि जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो, जो हम रिसर्च करते हैं एक्सपीरियंस के हिसाब से करते हैं। सो नेक्स्ट देखिए क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च।
अब देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं क्वांटिटेटिव क्या है। अब देखिए क्वांटिटेटिव रिसर्च इज जनरली एसोसिएटेड विद पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिम। इट डील विद क्वांटिटेटिव फिनोमिना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या है कि रिसर्च को एक, जैसे हम कहते हैं ना, किसे नंबर्स में देखा जाता है, इसे नंबर में देखा जाता है। ठीक है, हम ये देखते हैं यहाँ पे देखिए कि जो फिनोमिना हुए हैं, जो घटनाएं घटी हैं, तो उसमें फैक्ट कितने हैं, तो वो उसे क्वांटिटी में देखा जाता है। देखिए इट इज़ यूज टू क्वांटिफाई ए प्रॉब्लम, एटीट्यूड, बिहेवियर और ओपिनियन। It usually involves collecting and converting data into numerical form so that statistical calculation can be made and conclusion drawn। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम्स को, एटीट्यूड को यहाँ पे क्या है, क्वांटिफाई किया जाता है, इनकी गिना जाता है। हम देखते हैं ना हमारे पास कितनी प्रॉब्लम है, जैसे एक प्रॉब्लम है, दो प्रॉब्लम है, तीन प्रॉब्लम। जैसे हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है एक प्रॉब्लम, पुअर है दो प्रॉब्लम, है ना, और अनएजुकेटेड पर्सन है तीन प्रॉब्लम। तो ऐसे यहाँ पे क्या है कि हर एक चीज़ को क्या है, गिना जाता है, यहाँ पे क्वांटिफाई किया जाता है। उसके बाद इसके अनुसार क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पहली प्रॉब्लम, ठीक है, पुअरनेस दूसरी प्रॉब्लम। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है कि डाटा को इकट्ठा किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी और पुअर के लिए भी, अनएजुकेटेड पर्सन के लिए भी। तो यहाँ पे क्या है कि जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको क्वांटिफाई करके उनके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किया जाएगा, फिर डाटा को कन्वर्ट किया जाएगा न्यूमेरिकल फॉर्म में कि ताकि कंक्लूजन पे आ सके। इट इज़ सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च। एग्जाम्पल गोज फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये सिमिलर है डिडक्टिव रिसर्च से। एक होती है इंडक्टिव रिसर्च, एक होती है डिडक्टिव रिसर्च। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जनरल टू स्पेसिफिक जो होता है, अब देखिए पहले यहाँ पे जनरल चीज़ें होती हैं, आम चीज़ें होती हैं, फिर बाद में क्या है, स्पेसिफिक चीज़ें रिजल्ट पे पहुँचा जाता है। टेक्निक्स यूज्ड फॉर डाटा कलेक्शन इंक्लूड सर्वे, इंटरव्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़, ऑनलाइन पोल्स एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इनमें डाटा कलेक्शन, अब देखिए यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा था ना कि डाटा कलेक्ट किया जाता है ना, डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या है कि वो डाटा कैसे इकट्ठा किया जाता है, वो टेक्निक है डाटा इकट्ठा करने की। जैसे सर्वे कर लिया, है ना, इंटरव्यू कर लिए, सर्वे होता है ना लोगों में जाके करते हैं, है ना, इंटरव्यू हो गई, और ऑनलाइन पोल्स हो गए, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होगी। ये सारी ही चीज़ें हैं जिससे डाटा इकट्ठा किया जाता है। हमें देखिए डाटा इकट्ठा करने का मतलब क्या है कि लोगों का टेस्ट क्या है, लोग किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हम देखते हैं ना कि इस बार इलेक्शन है, नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, कौन जीतेगा, तो उसके लिए क्या सर्वे किया जाता है। तो सेम ऐसा ही अगर कोई रिसर्च करते हैं तो उसके लिए क्या है, सर्वे किया जाता है। उसके बाद देखिए सैम्पल साइज इज़ कंपैरेटिवली लार्ज बट लेसर डेप्थ। अब देखिए सैम्पल साइज का मतलब क्या है। अब देखिए मान लीजिए रिसर्च कर ली, अब रिसर्च को टेस्ट करना है कि वो अच्छी है कि नहीं, तो उसमें क्या है, सैम्पल टेस्ट किया जाता है। सैम्पल टेस्ट का मतलब क्या है कि पूरी रिसर्च को देखना है कि वो सही है कि नहीं। जैसे देखिए पिक्चर आती है ना, जैसे मूवी आती है, सबसे पहले आपको उसका सैम्पल के तौर पर ट्रेलर दिखाया जाता है ना, ट्रेलर दिखाया जाता है, तो आप उससे जजमेंट कर लेते हैं कि पिक्चर अच्छी है या नहीं है। तो आपका मन ट्रेलर देख के हो गया तो आप पिक्चर देखने जाएंगे, अगर आपको लगा ये बेकार है तो आप नहीं जाएंगे। तो ऐसे ही देखिए रिसर्च को टेस्ट करने के लिए सैंपल निकाला जाता है कि ताकि उसे टेस्ट किया जा सके कि रिसर्च अच्छी है या बुरी है। सो इसका जो साइज़ है वो क्या है, लार्ज होता है, लार्जर होता है, बट लेसर होता है डेप्थ में। यानी कि वो साइज़ लंबा होगा उसका, लेकिन वो डेप्थ में नहीं होगा, क्योंकि डेप्थ में क्या है, रिसर्च है। अब देखिए डाटा इज कलेक्टेड बाय वेरियस मीन्स फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट प्रोसीजर एंड प्रिपेयर्ड फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो डाटा इकट्ठा किया जाता है वो कैसे इकट्ठा करते हैं, स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से। अब देखिए जितना भी यहाँ पे प्रोसीजर है वो स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए कि वैसे ही फॉलो कर लिया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिक्टनेस से फॉलो किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है कि ताकि हम अच्छी रिसर्च कर सके, अच्छा रिजल्ट यहाँ पे पा सके। फॉर एग्जाम्पल स्टडी कंडक्टेड टू नो अबाउट हाउ मैनी पर्सन सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि कितने पर्सन हैं जो मेंटली डिसऑर्डर हैं जिनको। हाउ मच इज़ द
एस्टिमेटेड ट्रीटमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए कितने स्टूडेंट हैं कितने लोग हैं जिनको मेंटल डिसऑर्डर है, कितने लोगों का देखिए यहाँ पे इलाज हो सकता है। एक्सटेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल इन ए सिटी और स्टेट इन इंडिया, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि कितनी मेडिकल फैसिलिटी को इंडिया में, स्टेट में या किसी सिटी में देखिए एक्सटेंड करना होगा। मेडिकल फैसिलिटी में देखिए डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, हॉस्पिटल है ना। हम देखते हैं कि कितने पर्सन हैं तो जो इस डिसऑर्डर से है, और देखिए उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कितनों का ट्रीटमेंट हो सकता है इंडिया में, सिटी में, स्टेट में, कितने लोगों की देखिए यहाँ पे क्या है कि कितने फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी कितनों की ज़रूरत है, ये सब कुछ यहाँ पे क्या है देखा जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो वो क्या है क्वांटिटेटिव। अब देखिए यहाँ पे हम कहते हैं ना इतने डॉक्टर चाहिए, इतने नर्सेस चाहिए, इतने हॉस्पिटल चाहिए, इतनी मरीज चाहिए, ये क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, यानी कि ये क्वांटिटी में है ना वो चीज़। सो उसमें देखिए नेक्स्ट आती है क्वालिटेटिव रिसर्च। अब देखिए यहाँ पे क्या है क्वालिटी। मैं आपको यहाँ पे फिर से बताता हूँ कि देखिए हमने देखा है यहाँ पे कितने डॉक्टर, कितने नर्सेज, कितने पेशेंट, कितने हॉस्पिटल। अब देखो क्वालिटी में आएगा कि सेम चीज़ किस क्वालिटी की होनी चाहिए, है ना, किस क्वालिटी की होनी चाहिए, किस क्वालिटी की हॉस्पिटल होनी चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, उसकी दवाई कितनी होनी चाहिए, वो क्वालिटी क्या है उसकी। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है कि क्वालिटी देखी जाती है। देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च इज द अप्रोच यूजुअली एसोसिएटेड विद द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडाइम विच एम्फेसिस द सोशली कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ रियलिटी। अब देखो क्वालिटी में क्या है कि चीज़ की क्वालिटी कितनी है ना। तो इट इज़ अबाउट रिकॉर्डिंग, analysis and attempting to uncover the deeper meaning and significant human behavior experience, including contradictory beliefs, behavior and emotions। अब देखें यहाँ पे क्या एनालिसिस किया जाता है कि जो चीज़ें अनकवर है, यानी कि जब रिसर्च की है, जो चीज़ छूट गई है, जो चीज़ कवर नहीं की गई है, तो उसको एनालिसिस किया जाता है, उसका मीनिंग देखा जाता है, और ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसमें सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। रिसर्चर आर इंटरेस्टेड इन गेनिंग ए रिच एंड कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल एक्सपीरियंस एंड नॉट इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन विच कैन बी जनरलाइज्ड टू अदर लार्जर ग्रुप। इट डील विद क्वालिटेटिव फिनोमिना इन्वॉल्विंग क्वालिटी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी के साथ क्या है, क्वालिटी होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए कि जो चीज़ है वो कैसी है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रिसर्च का जो रिसर्चर है, जो रिसर्च कर रहा है, उसका किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किस चीज़ को वो ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, किस चीज़ को वो ज़्यादा देखिए लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर कर पा रहा है ना। तो ये सब क्वालिटी उसमें होती है। इनकी देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है कि हम किस जगह को किस तरीके से बेहतर तरीके से हम करते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब पढ़ी है ना, आप देखिए कि किताब में आप देखिए जैसे हमारा नोट्स है, आप देखिए इसमें आपको सब कुछ मिलेगा इसके अंदर, क्योंकि देखिए ये बहुत सारी रिसर्च करके नोट्स बनाए गए हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम। अब देखिए दूसरी तरफ आप मार्केट से कोई ऐसी बुक ले लेते हैं जिसका नाम बहुत है, लेकिन आप जब उसे पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज भी बहुत टफ है, आता भी उसमें से इतना नहीं है। तो उसमें क्या है, रिसर्च का फ़र्क है। तो होता क्या है कि यहाँ पे क्वालिटी देखी जाती है चीज़ की कि वो कितनी क्वालिटी है। अब देखिए आप जैसे ब्रांडेड चीज़ लेते हैं कंपनी की तो वो ज़्यादा देर चलती है, सस्ती लेते हैं तो कम देर चलती है। फ़र्क क्या है, क्वालिटी का। इट इज़ यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, एग्जाम्पल अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम विच कैनॉट बी क्वान्टिफाई। अब देखें यहाँ पे क्वालिटेटिव में क्या है कि वो चीज़ें, वो प्रॉब्लम्स को यहाँ पे समझा जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, जिसे क्वांटिफाई नहीं किया गया है ना, वो चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। इट टेल्स अबाउट वाई। अब यहाँ पे होता है कि क्यों, क्वालिटी में क्या होता है कि क्यों जो चीज़ है वो ऐसी क्यों है। इट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, एटीट्यूड और बिहेवियर एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अंडरस्टैंड किया जाता है कि प्रॉब्लम है क्या, क्यों है, एटीट्यूड कैसा है, बिहेवियर कैसा है। इट इज़ यूजली अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। इट इज़ सिमिलर टू इंडक्टिव रिसर्च। अब देखिए क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो किससे सिमिलर है, इंडक्टिव से। इससे पहले जो क्वांटिटेटिव थी वो किससे थी, यहाँ पे देखिए वो थी यहाँ पे डिडक्टिव से। ठीक है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे किससे थी, डिडक्टिव। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये थी जनरल टू स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव वाली। अब देखिए क्वालिटेटिव वाली किससे है, ये है यहाँ पे
इंडक्टिव और ये है स्पेसिफिक टू जनरल। यहाँ पे देखिए जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वहाँ से जनरल चीज़ देखी जाती है, जबकि क्वांटिटेटिव में जनरल से स्पेसिफिक देखा जाता है। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ें कवर नहीं हुई हैं या जो चीज़ कवर हो चुकी है वो कैसी है, किस क्वालिटी की है, वो इसमें देखा जाता है। सैंपल साइज देखिए यहाँ पे क्या है, स्मॉलर होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव में क्या था, जो सैंपल साइज था वो बहुत ज़्यादा लार्जर था लेकिन डीप में नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिए सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर है, बहुत ज़्यादा डीप है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फिनोमेनोलॉजी, एथनोग्राफी, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, हिस्टोरिकल रिसर्च एटसेट्रा। अब देखें यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है, केस स्टडी देखी जाती है इसमें, है ना, हिस्टोरिकल रिसर्च देखी जाती है कि जो चीज़ हमारे पास है क्या वो अच्छी क्वालिटी की है, क्या उतनी मेहनत करके वो चीज़ बनाई गई है जितनी वो होती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टडी कंडक्टेड टू नो अबाउट वाई पीपल सफ़र फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल यहाँ पे था ना कि कितने लोगों को देखिए प्रॉब्लम है, कितने डॉक्टर चाहिए, कितने हॉस्पिटल चाहिए, है ना, कितने नर्सेस चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सेम एग्जाम्पल वही है कि वाई पीपल फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे आता है कि लोग मेंटल डिसऑर्डर उनको क्यों होता है। क्वांटिटेटिव में क्या था, कितने लोगों को मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन क्वालिटी में आया है क्वालिटेटिव में कि लोगों को मेंटल डिसऑर्डर क्यों होता है, हाउ दिस इफेक्ट द पर्सनल लाइफ ऑफ पर्सन। वो मेंटल डिसऑर्डर लोगों की पर्सनल लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ मेडिकल फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, द हार्डशिप पीपल फेस वाइल अवेलिंग दिस फैसिलिटी। अब देखिए जो लोगों को ट्रीटमेंट मिलता है तो उन्हें कैसा महसूस होता है, कौन सी मुसीबत उनके पास आती है, तो ये देखी जाती है क्वालिटी में। सो देखिए नेक्स्ट है मिक्स रिसर्च। देखिए मिक्स रिसर्च में क्या है कि दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है, क्वालिटेटिव को भी क्वांटिटेटिव को भी। अब देखिए क्वांटिटेटिव अलग अलग है लेकिन मिक्स में क्या है, दोनों इकट्ठी आ जाएंगी। अब देखिए मिक्स रिसर्च मेथड या मिक्स मेथड रिसर्च इज ए मैथोलॉजी फॉर कंडक्टिंग ए रिसर्च दैट इन्वॉल्विंग कलेक्टिंग एनालिसिस एंड इंटीग्रेटेड क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। और देखिए यहाँ पे क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंट सर्वे भी आ जाएगा, यहाँ पे ग्रुप पे फोकस इंटरव्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, दोनों चीज़ों का मिक्सचर आ जाएगा यहाँ पे, इसलिए कहते हैं मिक्स रिसर्च। यहाँ पे देखिए चीज़ों की क्वांटिटी भी है, यहाँ पे चीज़ों की क्वालिटी भी है। इनकी जो चीज़ें हमारे पास क्वान्टिटी में है वो कितनी क्वालिटी है वो उसको देखा जाता है। देयर कैन बी स्टडी where the both quantitative and qualitative aspects are being analyzed in the same study. Qualitative research can be some quantitative elements then can be tested with statistical technique or vice versa। अब देखिए क्वालिटेटिव में क्या है कि उसको क्वांटिटेटिव एलिमेंट से क्या है टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो कई बार क्वालिटेटिव से या क्वालिटेटिव को क्वांटिटेटिव से क्या है वाइस वर्सा टेस्ट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि चीज़ों की क्वांटिटी चेक करना, साथ में उसकी क्वालिटी चेक करना कि जो हमारे पास चीज़ें हैं उसकी क्वांटिटी कितनी, उसकी क्वालिटी कितनी है, ये मिक्स करके होती है मिक्स रिसर्च। सो देखिए नेक्स्ट है स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एंड अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च। अब देखिए स्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्या है, इन दिस रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिज़ाइन सैम्पल सेक्टर ऑल आर प्री डिसाइड। अब देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, अब देखिए होता है ना, जैसे देखिए मान लीजिए कोई घर बनाते हैं, है ना, तो उसमें क्या है कि हम देखते हैं ना सबसे पहले ईंट कितनी लगेंगी और कितना सीमेंट लगेगा, कितनी रेत लगेगी, है ना, ये सारी चीज़ें देखते हैं ना उसमें। तो क्या है सब कुछ पहले प्री डिसाइड होता है, प्री प्लान होता है कि इतना यहाँ पे हम घर बनाएंगे, इतना कमरे यहाँ पे इतने कमरे बनेंगे, इतने यहाँ पे सरिया लगेगा, इतना सीमेंट है, इतनी ईंटें लगेगी, इतने मजदूर हैं, इतने मिस्त्री हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर रिसर्च में क्या है कि यहाँ पे जो डिज़ाइन होता है रिसर्च का, जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस हिसाब से करेंगे, डिज़ाइन क्या है, उसका सैंपल क्या है, ये सब कुछ पहले ही प्री डिसाइड होता है। यानी कि रिसर्च करते समय जो चीज़ पहले ही पता हो, पहले ही प्री डिसाइड हो, वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड रिसर्च। इट इज़ यूज इन क्वान्टिटेटिव रिसर्च टू नो द एक्सटेंट ऑफ ए प्रॉब्लम। अब देखिए ये क्वान्टिटेटिव रिसर्च में यूज़ की जाती है कि ताकि जो प्रॉब्लम है उसको देखा जा सके, कितनी प्रॉब्लम है उसको देखा जा सके, इसलिए ये क्वांटिटेटिव में आता है। स्ट्रक्चर किस में आएगा, क्वांटिटेटिव में। आप इसे याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है।
अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च क्या है, देखिए इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी एज रिसर्च ऑब्जेक्टिव डिजाइन एटसेट्रा आर नॉट प्री डिसाइड। अब देखिए वही बात है, स्ट्रक्चर में सब कुछ पहले डिसाइड होता है, अनस्ट्रक्चर में सब कुछ पहले डिसाइड नहीं होता है ना। तो अनस्ट्रक्चर किस में आएगी, क्वालिटेटिव में। तो देखिए स्ट्रक्चर किस में आता है, क्वांटिटेटिव में। अनस्ट्रक्चर्ड आता है क्वालिटेटिव रिसर्च में। यहाँ पे देखा जाता है कि जो रिसर्च हो रही है वो नेचर में कैसी है, किस क्वालिटी की है, ये चीज। नेक्स्ट देखिए डिडक्टिव रिसर्च वर्सेस इंडक्टिव रिसर्च। अब देखिए डिडक्टिव रिसर्च का एम क्या है, थ्योरी को टेस्ट करना। इनकी देखिए जो हमने रिसर्च कर ली है, रिसर्च करने के बाद अब देखिए वो रिसर्च में हमने जो थ्योरी दी है उसको टेस्ट करने की बारी है, वो किस में आएगी, डिडक्टिव रिसर्च में। अब देखिए इट इज़ अ जर्नी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अब देखिए जब हम आम चीज़ से यानी कि जनरल चीज़ से हम खास चीज़ तक पहुंचते हैं, आम से खास तक पहुंचते हैं, यानी कि डिडक्टिव होता है ना रिसर्च, वो चीज़। तो ये है जर्नी है जनरल टू स्पेसिफिक की, यानी कि देखिए जब इसमें थ्योरी को टेस्ट करते हैं, यानी कि हम आम थ्योरी से खास तक पहुंचते हैं, देखते हैं इसमें है क्या वो चीज़। देखिए रिसर्चर कंसीडर्ड एज ऑलरेडी स्टैब्लिश थ्योरी एंड टेस्ट इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ पार्टिकल सैंपल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो रिसर्चर है ऑलरेडी देखिए अपने रिसर्च कर चुका है, अपनी थ्योरी यहाँ पे बना चुका है, अब बारी है उसे टेस्ट करने के लिए। इसके लिए वो क्या है, सैंपल को टेस्ट करेगा। जितनी रिसर्च है उसमें से एक चीज़ को निकाल लेगा, एक टॉपिक को निकाल लेगा, उसके अकॉर्डिंग क्या है उसे वो टेस्ट करके देखेगा। इट बिगिन विद हाइपोथेसिस। अब देखिए डिडक्टिव रिसर्च क्या है, हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग चलती है। हाइपोथेसिस वही जो हमारे दिमाग की परिकल्पना, जैसे हिंदी में कहते हैं, वो होती है जो हमारे दिमाग में बातें घूमती हैं, जिसको ध्यान में रखते हम रिसर्च करते हैं। देखिए जैसे कोरोना वैक्सीन निकालनी है, हमारे दिमाग में, वैज्ञानिकों के दिमाग में देखिए कितनी हाइपोथेसिस थे ना, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये चीज़ आएगी वो चीज़ आएगी, उसके अकॉर्डिंग देखिए जो रिसर्च कर ली, अब उसे टेस्ट करने की बारी आएगी सैंपल के जरिए। तो इसलिए वो किससे बिगिन होगी, हाइपोथेसिस है, वो किससे में आएगी, किस में आएगी, वो डिडक्टिव रिसर्च से। इट इज़ जनरली एसोसिएटेड विद क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब देखिए ये भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में आएगी, ठीक है। तो डिडक्टिव वाली आती है जनरल टू स्पेसिफिक, ये होती है बेस्ड हाइपोथेसिस पे, और ये आती है क्वांटिटेटिव में। दूसरी तरफ देखिए इंडक्टिव रिसर्च क्या है, इसका एम क्या है। देखिए डिडक्टिव रिसर्च का एम क्या होता है, थ्योरी को टेस्ट करना। इंडक्टिव रिसर्च का एम क्या है, जो फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज है उसको एक्सप्लोर करना, एक्सप्लोरिंग न्यू फिनोमिना और री इंटरप्रेटिंग द एग्जिस्टिंग थ्योरी फ्रॉम न्यू पर्सपेक्टिव। अब देखिए डिडक्टिव रिसर्च का क्या है, थ्योरी को टेस्ट करना है, लेकिन इंडक्टिव रिसर्च का एम क्या है, न्यू फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, न्यू फिनोमिना को एक्सप्लोर करना, न्यू पर्सपेक्टिव को लेके आना, नई नई थ्योरीज को लेके आना। यानी कि जो रिसर्च कर ली है उसमें नया क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको चेक करना। डिडक्टिव का रिसर्च क्या था, सिंपल सी थ्योरी को टेस्ट करना। इंडक्टिव में क्या है, जो थ्योरी हमने टेस्ट की है उससे में नया क्या है, उसमें नए पर्सपेक्टिव क्या है, नए फिनोमिना क्या है, नई बात क्या है, उस चीज़ को बाहर निकालना। इसलिए ये बेस्ड है क्वालिटेटिव पे। सो ये इंडक्टिव रिसर्च स्पेसिफिक टू जनरल है, यानी खास से ये आम तक जाती है। रिसर्चर एनालिसिस एनी स्पेसिफिक इशू ऑन डिफरेंट सैंपल यूनिट्स एंड इफ देयर एग्जिस्ट ए पैटर्न इन बिहेवियर इट इज़ देन जनरलाइज्ड। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जनरल जो रिसर्चर होता है वो किसी भी इशू पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो सैंपल यूनिट को इकट्ठा करता है। डिडक्टिव में क्या है, एक ही जो यूनिट है, एक ही सैंपल को टेस्ट किया जाता है, लेकिन इंडक्टिव में क्या है कि तरह तरह सैंपल को क्या है टेस्ट किया जा सकता है। ये क्या है, ये आते हैं रिसर्च क्वेश्चन से। देखिए रिसर्च में जितने क्वेश्चन हैं, आप देखें क्वालिटी चेक करने के लिए होता है ना कि क्या इसमें ये चीज़ है, क्या इसकी लैंग्वेज ईजी है, तो क्या है इसकी क्वालिटी है। हाँ इसकी लैंग्वेज ईजी है, आप कोई बुक पढ़ते हैं आप कहते हैं कि लैंग्वेज ईजी है, तो वो क्या है, क्वालिटी है। लैंग्वेज ईजी है तो, है ना, लैंग्वेज ईजी है तो गुड क्वालिटी, लैंग्वेज ईजी नहीं है तो बैड क्वालिटी। क्या ये टॉपिक कवरेज करेगी, करेगी तो हाँ, नहीं तो ना। तो ये क्या है, ये सब क्वालिटी है, ये किस में आएगा, इंडक्टिव में। डिडक्टिव में सिर्फ थ्योरी को टेस्ट करना, इंडक्टिव में क्या है कि थ्योरी को टेस्ट करने के बाद ये देखना है कि इसमें नया क्या है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। हिस्टोरिकल रिसर्च कौन सी होती है, जो टाइम बीत चुका है उसके बारे में रिसर्च करना।
अब देखिए जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो बीत चुका है। हिस्ट्री में देखिए बहुत से किंग्स हुए हैं, बहुत से राजा हुए हैं। आप एशियन से मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, अब तक देखिए जो टाइम बीत चुका है हम उसे डिस्कवर करते हैं, तो वो होता है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए एनालिसिस किया जाता है पूरा कि जो इवेंट हो चुका है, जो पास्ट रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, तो जो सोर्सेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो ट्रुथ को डिस्कवर करते हैं। जो पास्ट में हो चुका है तो उसे हम देखते हैं कि पास्ट कैसा था, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है, कैसा होगा, है ना। यानी कि इसमें क्या है, देखिए हम जो आज के टाइम पे जो हमारे पास चीज़ है वो पहले कैसे थी, फ्यूचर में कैसी होगी, उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे देखिए एजुकेशन सिस्टम है, एट प्रेजेंट टाइम पे क्या है, जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरी तरह से अब डिजिटल हो चुका है, पूरी तरह से, है ना, पूरी तरह से डिजिटली हो चुका है। पहले कैसा था, पहले डिजिटल नहीं था, लेकिन फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर भी इसमें डिजिटल ही होगा। आप देखें ज़्यादातर जो स्टडीज़ है वो यूट्यूब से हो रही है ना, तो ऑनलाइन स्टडी सारी हो रही है। तो वो चीज़ें, तो जो हमारा प्रेजेंट है, जो चल रहा है, वो पहले कैसा था, आगे कैसा होगा, उसे अंडरस्टैंड करना हिस्टोरिकल सर्च में आता है। हिस्टोरिकल सर्च में देखिए वही चीज़ें आती हैं जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो टाइम निकल चुका है। द हिस्टोरिकल रिसर्च अप्लाइड टू ऑल फील्ड ऑफ स्टडी बिकॉज इट इंक्लूड्स देयर ओरिजिन, ग्रोथ एंड पर्सनैलिटी। अब देखें यहाँ पे क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे चीज़ कहाँ से आई है, कोई चीज़ कहाँ से ओरिजिन हुई है, उसकी ग्रोथ क्या है, वो कैसी है, सब कुछ इसमें देखा जाता है। फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे थी, ओरिजिन कहाँ से निकला, ग्रोथ कैसे हुई, पर्सनैलिटी कैसी है ना, इंसान जो है ह्यूमन कहाँ से आया, कैसे है, ये सारी चीज़ें। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च कंडक्टेड फॉर प्रॉब्लम दैट हैज़ नॉट बीन क्लियरली डिफाइंड। अब देखिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्यों होती है कि जो प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से जो डिफाइन नहीं की जाती उसे एक्सप्लोर किया जाता है। यानी कि देखिए इसमें जो चीज़ें नहीं हैं उसको अच्छे से दिखाया जाता है। देखिए इट हेल्प्स ओनली research design, data collection method and selection of subject. It is not useful for decision making। देखिए एक्सप्लोरेटरी में सर्च में क्या है, सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लोर करना। यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं निकाल सकते। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हम देख सकते हैं, हमारे पास हम डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे पास हम जो सब्जेक्ट है वो हम किस सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोरोना की वैक्सीन है ना, उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। डाटा कैसे इकट्ठे करें, रिसर्च कैसे डिज़ाइन करें, ये सब कुछ आता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के अंदर। इससे किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंचा जाता। नेक्स्ट यहाँ पे है डायग्नोस्टिक रिसर्च। अब देखिए इट इज़ कॉल्ड क्लिनिक रिसर्च विच एम टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंसी विद अकर्स एंड सोल्यूशन फॉर इट, लाइक रिसर्च डन बाय डॉक्टर और ए क्रूशियल डिसीज। अब देखिए इसे क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं, क्यों, क्योंकि देखिए जैसे डॉक्टर एक पेशेंट की बीमारी को समझ के उसकी डिसीज़ का इलाज करता है, उसकी बीमारी का इलाज करता है, तो वैसे ही डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या है कि जो भी प्रॉब्लम आती है उसका मेन मकसद क्या है कि उस प्रॉब्लम को ठीक करना है। जैसे देखिए डॉक्टर पेशेंट की बीमारी ठीक करता है, वैसे ही रिसर्चर यहाँ पे प्रॉब्लम्स को दूर करता है, प्रॉब्लम को, और उसका सोल्यूशन निकालता है, इसलिए इसे क्लिनिक रिसर्च भी कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पहले आ चुका है, क्लिनिक रिसर्च किसे कहते हैं, डायग्नोस्टिक को। तो लास्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द ऑथेंटिसिटी एंड रेलेबिलिटी ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखिए जो हमारे दिमाग में चीज़ें हैं, जिस चीज़ के बारे में हमने सोचा है उसे बोलते हैं हाइपोथेसिस। अब जो देखिए हमारे दिमाग में हाइपोथेसिस था उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, वो कितना रेलेबल है, इसको टेस्ट किया जाता है इसके अंदर, है ना। यहाँ पे देखिए जो चीज़ें रिसर्च की जा चुकी हैं तो उसको टेस्ट करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना कि क्या वो चीज़ सही है। कोरोना की वैक्सीन निकली, उसका देखिए एक्सपेरिमेंट हुआ कि क्या वो सही था, इसलिए एक्सपेरिमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टाइप ऑफ रिसर्च। अब देखिए एक्सपेरिमेंट जो है वो रिसर्च में होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इट इंक्लूड्स ए हाइपोथेसिस, ए वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर एंड वेरिएबल दैट कैन बी It includes a hypothesis, a variable that can be manipulated by a researcher, and variable that can be
मेजर्ड, कैलकुलेट एंड कंपेयर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि ये इसमें हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना होती है। तो देखिए जब भी एक रिसर्च की जाती है, जब उसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ये सब कुछ रिसर्चर के हाथ में होता है जो उसने रिसर्च की है। ठीक है, सो देखिए मान लीजिए उसने रिसर्च कर ली है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ गलत रिसर्च हो गई है, तो एक हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए। यानी कि देखिए जब आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके दिमाग में होना चाहिए कि मैं ये रिसर्च इसलिए कर रहा हूँ कि इन लोगों को फ़ायदा मिले या इस जगह को फ़ायदा मिले, है ना। तो वो होगा हाइपोथेसिस। आपके दिमाग पे एक आपने जिस सोच को ध्यान में रख के रिसर्च की थी, तो आपका हाइपोथेसिस आ गया कि मैंने रिसर्च ये क्यों की है। उसके बाद देखिए जो इसमें चीज़ें हैं, जो इसमें वेरिएबल है, वो मैनिपुलेट होने चाहिए। मान लीजिए जो आपने सोचा था रिसर्च करने के लिए, अगर आपकी सोच के मुताबिक चीज़ नहीं हो रही, रिसर्च नहीं हो रही, तो वेरिएबल ऐसे होने चाहिए कि उसे चेंज किया जा सके या उसे बदलाव किया जा सके या उसमें मैनिपुलेशन किया जा सके। सो इसमें क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं वो मेजर किए जा सके, कैलकुलेट किए जा सके। अब देखिए मान लीजिए कि अभी जैसे कोरोना वायरस था, है ना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट था। एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, कुछ और था, लेकिन क्या हुआ कि जब वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो एक वायरस फैल गया। वायरस फैलने से क्या हुआ, आपको पता है कि पूरी दुनिया में काफ़ी लोग मरे। तो ये क्या है, ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। उनने उनसे क्या हुआ, वेरिएबल्स कंट्रोल नहीं हो पाए, मैनिपुलेट नहीं हो पाए, है ना। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रिसर्च के अंदर जो गलत हो गई, जिसका खामियाजा हम इंसानों को भुगतना पड़ा। तो ऐसा ही होना तो ऐसा ही होना चाहिए। जो रिसर्च है वो आपके दायरे में होनी चाहिए, वो आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, आपके मुताबिक होनी चाहिए, कि ताकि आप उसे मैनिपुलेट कर सके। रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज़ कंप्लीटेड इन कंट्रोल इन्वायरमेंट। देखिए जो रिसर्च है, वो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होती है, वो कंट्रोल इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। यानी कि देखिए जो आपको रिसर्च के लिए लगता है कि हाँ हमें इसमें रिसर्च करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए, तो रिसर्च उसमें होनी चाहिए। यानी कि देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा ना हो, है ना, कंट्रोल इन्वायरमेंट में हो। यानी कि जो रिसर्च पॉसिबल है वो ही होनी चाहिए। ऐसी रिसर्च ना हो कि हाँ हम रिसर्च कर दें, कल को उसका डबल इम्पैक्ट पड़े, डबल नुकसान हमें हो जाए। सो ये होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। वो रिसर्च का एक्सपेरिमेंट करके देखना कि क्या वो सही है, गलत है, उसका प्रभाव नकारात्मक नहीं है, नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, वो चीज़, यानी कि रिसर्च ऐसी की जा सके जो सबका फ़ायदा हो, किसी का नुकसान ना करे, इसलिए पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल, जब मार्केट में कोई दवाई आती है, मेडिसिन आती है, उसका पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है ना, कि अगर वो अच्छी है कि नहीं। अगर मान लीजिए वो अच्छी ना हो तो उसको बढ़िया बनाया जाता है। सो ये थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो आज हमने करा टाइप्स ऑफ रिसर्च। सो आई होप आज आपने अंडरस्टैंड किया होगा, समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।